देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BSOC 131 समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, जिसमें हम लोग मोस्टली पूरी बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो देखिएगा इसमें आज सबसे पहले पहला चैप्टर देखेंगे समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। ठीक है, अगर मैं जैसे बात करूं तो 1.2 समाज शास्त्र का उद्भव, यानी समाज शास्त्र की भाई शुरुआत कैसे हुई। सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है वह एक विषय के रूप में कैसे शुरू हुआ, यानी 1.2 देखेंगे। दूसरा इसमें रहेगा सामाजिक और आर्थिक, यानी सोशल और इकोनॉमिकल जो चेंजेज हुए उनसे 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो एक चीज बताऊं, फ्रांस की जब क्रांति होती है और जब खास तौर से जब औद्योगिक क्रांति होती है, उस समय कह सकते हो कि जो समाज है, समाज का एक समाज में जो परिवर्तन हो रहा है और समाज में हो रहे परिवर्तनों को जानने के लिए कह सकते हो कि समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका शुरुआत होती है। पहले जो समाज शास्त्र है वो कह सकते हो कि एक प्रकार से भाई सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट था, लेकिन बाद में कह सकते कि जो समाज शास्त्र है उसकी जो पढ़ाई है वो एक अलग विषय के लिए, अलग विषय के रूप में, या एक कह सकते कि इंडिपेंडेंट चैप्टर या इंडिपेंडेंट इसमें रिसर्च होने लग गई, तब कह सकते कि समाज शास्त्र की शुरुआत हुई। तो ये दो आपके लिए एग्जाम में क्या हो सकता है भाई, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समाज शास्त्र का उद्भव। देखिएगा सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक विषय के रूप में समाज शास्त्र के उद्भव को समझने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और वैज्ञानिक कारण को देखो। कह रहे हैं कि भाई मेरे सामाजिक विज्ञान में, देखो पहले सोशल साइंस में ही सोशोलॉजी आता था, आप सबको पता होगा कि इसी में आता था। तो कह रहे हैं कि भाई हमें समाज शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई, यानी समाज शास्त्र एक इंडिपेंडेंट विषय के रूप में इस पर रिसर्च हुई, इस पर शोध हुई, एक इंडिपेंडेंट यह कह सकते विषय के रूप में जब इसको यानी सब्जेक्ट के रूप में इसकी पढ़ाई की जाने लगी, तो इसको जानने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और वैज्ञानिक कारण जो है, यानी जो रीजन है, उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करें कि यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में कह सकते हो कि तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यूरोप का जो समाज है वहां पर अगर आप देखेंगे तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसने समाज के प्रति समझ और व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन की ओर अग्रसर किया। यानी कह सकते कि जब यूरोप का समाज बदल रहा था तो इस समाज में व्यक्ति का जो स्थान है, जो परिवर्तन है, कह सकते कि उसको लेकर के नई खोजें यहां पर कह सकते कि हो रही हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो सामंतवादी समाज है वह कह सकते एक प्रकार से औद्योगिक समाज, आप सबको पता होगा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही औद्योगिक क्रांति हो रही है या नई क्रांतियां हुई हैं। ठीक है, जहां से राजशाही जा रही थी और कह सकते जहां पर लोकतंत्र आ रहा, तो समाज में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, और एक कह सकते हो कि जो पुरानी परंपराएं हैं या जो कह सकते रूढ़िवादी मानसिकता है वह जा रही थी, और वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक जो चीजें हैं उनका विस्तार खूब हो रहा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक पद्धति के प्राप्ति में प्रगति हो रही है। हालांकि प्रकृति विज्ञान की अपनी अभी प्रारंभिक स्थिति है, भौतिक दुनिया के अध्ययन के लिए व्यवस्थित है, लेकिन कह सकते काम्टे और दुर्खिम ने समाज शास्त्रियों के मस्तिष्क पर हावी होने वाला प्रश्न था कि सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जाए। यानी कह सकते कि दो लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, काम्टे और दुर्खिम। ठीक है, यानी कह सकते अगस्त काम्टे और दुर्खिम यानी ये ऐसे दो लोग रहे जिन्होंने कह सकते हो कि खास तौर से समाज शास्त्र में एक नई व्यवस्था, नया दृष्टिकोण लाने की बात की। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने कह सकते कि ग्रामीण कृषक समाज को आधुनिक शहरी
औद्योगिक समाज में बदला। भाई पहले क्या होता था, किसान होते थे, और जब वो सामंती समाज है, देखो सामंती, अगर मैं समाज की बात करूं तो सामंती समाज में क्या है, किसान होता था और जमींदार होता है, ठीक है, वो हमारा सामंती समाज है। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में कह सकते कि वो सामंती जो समाज है वो औद्योगिक समाज, यानी कह सकते कि इंडस्ट्री लग रही हैं, और इंडस्ट्रियां लगने से क्या हो रहा है, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से क्या हुआ कि समाज बदल रहा है। जैसा कि अगर हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ नए नए आविष्कार बड़े पैमाने पर हो रहे थे, यानी कह सकते कि छोटे घरेलू उद्योगों की जगह पर बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे थे। इस प्रकार विकास के साथ व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। और कह सकते कि यूरोप में जो ये परिवर्तन था सामाजिक, या कह सकते जो औद्योगिक परिवर्तन था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांतियां हो रही थी, इससे यूरोपीय समाज पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि ये व्यापक परिवर्तन न केवल औद्योगिकरण बल्कि आधुनिकीकरण के केंद्र में, बल्कि विरोधाभास स्थिति, यानी विरोधाभास की स्थिति भी रही। विरोधाभास इसलिए क्योंकि आशावादी और निराशावादी दोनों रूपों की बात करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए कह सकते हैं कि खास तौर से समाज शास्त्र जो एक विषय है वह एक इंडिपेंडेंट, या कह सकते हैं एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसके अध्ययन की शुरुआत कह सकते हैं कि होगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, अगर आप देखेंगे तो जो समाज शास्त्र है भैया वो इंडिपेंडेंट विषय के रूप में इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि समाज में जो परिवर्तन था, जो सामाजिक चेंज था, उन सामाजिक परिवर्तनों को हम समझ सकें। समाज शास्त्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भौतिक और सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में एक विशेष अनुशासन के रूप में, यानी कह सकते कि जो समाज शास्त्र जो विषय है वह 19वीं शताब्दी में कह सकते कि उसकी एक विषय के रूप में, कह सकते एक सब्जेक्ट के रूप में उसकी शुरुआत हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करेंगे जिसने समाज शास्त्र को एक शैक्षणिक विषय के रूप में, भाई समाज शास्त्र एक रिसर्च हो और समाज शास्त्र यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाए, इसके लिए कह सकते कि 19वीं शताब्दी में इसमें परिवर्तन हमें ज्यादा दिखा है। भाई कह रहे हैं कि यूरोप का जो समाज है या यूरोपीय समाज में जो व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं, वो यूरोपीय समाज में परिवर्तनों को समझने के लिए कह सकते हो कि 19वीं शताब्दी में समाज शास्त्र जो है एक विषय के रूप में उभर रहा है, ठीक है। और पहले जो समाज यानी सोशियोलॉजी जो था वह सोशल साइंस का एक पार्ट था, यानी वो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र विषय के रूप में उसको नहीं पढ़ा जाता था भाई मेरे, ठीक है। अब ज्ञानोदय की हम बात करें, ज्ञानोदय काल देखिएगा, ज्ञानोदय या तर्क का काल, बौद्धिक काल कहा जा सकता है, जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों में परिवर्तन लाया, सामाजिक जीवन से संबंधित कई मौजूदा विचार और मान्यताओं को परास्त किया। इस अवधि में कह सकते कि यूरोप में, जैसे अगर आप देखेंगे रूसो हैं जो ज्ञानोदय से जुड़े। एक चीज बताऊं भाई कि पहले जो यूरोप का जो समाज है ना, एक प्रकार से धार्मिक बहुत था, ठीक है। वहां पर चर्च का बोलबाला था और पादरी जो थे वो बहुत शक्तिशाली वर्ग था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो यूरोपीय जो समाज है, यूरोप में जब बौद्धिक क्रांति होती है, बौद्धिक क्रांति ही आगे बढ़कर के कह सकते हैं वहां पर विज्ञान आता है। देखो पहले यूरोप में भी ईसाई धर्म का बहुत बोलबाला था, कह सकते जो बाइबल है या कह सकते उनकी जो बाइबल है उसको बहुत माना जाता था, ठीक है। और कह सकते भाई पादरियों के खिलाफ और चर्चों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, यानी धर्म के खिलाफ आप किसी भी बात को कर नहीं सकते थे। और भाई धर्म के खिलाफ अगर बातें होंगी तो अगर विज्ञान आएगा तो धर्म के खिलाफ वो बातें जरूर करेगा। तो कह सकते हो कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो इस बात को कहते हैं कि धर्म जो है वह हमको पीछे ले जा रहा है। क्या धर्म जो है वह हमको पीछे ले जा रहा है, बल्कि जो विज्ञान है उसके जरिए ही परिवर्तन आ सकता है। धर्म हमको युद्धों में ले जाता है और विज्ञान ही समाज में व्यापक परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जब यूरोप में चर्चाएं होती हैं उसी को हम ज्ञानोदय का काल कहते हैं। यानी जैसे रूसो हैं, मोंटेस्क्यू हैं या इस प्रकार से जब नए नए विचारक आते हैं तो उन लोगों ने इस बात को कहा कि भाई पुरानी जो चीजें हैं, जो धर्म है, धर्म अफीम है। अफीम का मतलब यानी लोगों को
नशे में डाल रहा है। और ये पूरा और जिस प्रकार से पादरी और ईसाई धार्मिक बातें करते थे और धर्म को मानते थे, उससे समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमें वैज्ञानिकता की ओर जाना ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि यूरोप के समाज में जब यानी बौद्धिक क्रांति होती है, और कह सकते एक प्रकार से विज्ञान और धर्म के बीच में एक लड़ाई दिखाई देगी। यानी कह सकते कि जो यूरोपीय समाज पूरे धार्मिक था, जो ईसाई धर्म को मानता था और ईसाइयत की बात करता था, चर्च और पादरियों का इतना बोलबाला था, वहां पर जब बौद्धिक क्रांति होती है, उसी बौद्धिक यानी तर्क वितर्क और ज्ञानी लोग जब आते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि भाई धर्म हमको सच में पीछे ले जा रहा है और धार्मिक रूप से धर्म कह सकते कि अंधकार की शताब्दी है, और जो आने वाली चीजें हैं यानी विज्ञान ही एक नए ज्ञान को दे सकता है और विज्ञान ही समाज में व्यापक और बड़े परिवर्तन को ला सकता है। ठीक है। और आगे अगर आप देखेंगे तो उसी यूरोप में अगर आप देखेंगे तो मार्कोनी है, न्यूटन है, एडिसन है, इन लोगों ने जब नए आविष्कार किए तो इस बात को बाकायदा इन्होंने सिद्ध किया कि भाई विज्ञान ही है जो समाज में परिवर्तन ला सकता है, विज्ञान ही है कह सकते हो कि जो चीजों में बदल सकता है। वैज्ञानिक क्रांति हुई, तो वैज्ञानिक क्रांति से पहले कह सकते हैं यूरोप में बौद्धिक क्रांति हुई। ठीक है। उसमें रूसो इस प्रकार के लोग आते हैं जो धर्म की आलोचना करते हैं, और लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं था। अरे बहुत सारे जैसे रूसो की बात करें तो इन लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी, बुकें लिखी, तो लिख देते थे, बिना नाम के लिखते थे। अगर इनको पता चले फलाने लिखा तो उसको बहुत मारा जाता, उसको देश निकाला दे दिया जाता था। इन लोगों के कान में गरम गरम तेल डाला जाता था, बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। आप लोग वैसे ही समझ सकते हैं कि धर्म के खिलाफ बोलना आसान नहीं है। ठीक है। और भाई जहां पर भी वैज्ञानिकता की बातें होंगी वहां पर धर्म एक प्रकार से, क्योंकि धर्म इन लोगों ने कहा कि धर्म हमको सच में पीछे ले जा रहा है और धर्म जो है वो अंधकार की शताब्दी है, और वैज्ञानिकता ही कह सकते हो कि हमें एक नए उजाले में लेकर के जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो ज्ञानोदय काल है इसने पूरी तरह से कह सकते यूरोप में एक नई परिवर्तन को लेकर के आया और वैज्ञानिक क्रांति हुई। और भाई जब कह सकते बौद्धिक क्रांति हुई तो वही बौद्धिक क्रांति कह सकते यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। देखिएगा वैज्ञानिक क्रांति, देखिएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण या नव जागरण का दौर में वैज्ञानिक क्रांति उत्पन्न हुई, जिसमें व्यक्ति और प्रकृति के प्रति नया दृष्टिकोण आया। प्रकृति वस्तुएं गहन अवलोकन और प्रयोग का विषय बन गई। इस क्रांति का प्रभाव केवल भौतिक जीवन में परिवर्तन नहीं बल्कि प्रकृति और समाज में भी परिवर्तन लाया। ठीक है। और कह सकते कि क्रांति ने, देखो एक बात बताओ, जब भाई यूरोप में बौद्धिक क्रांति हुई और रूसो हो या कह सकते हो कि इमानुएल कांट हो या इस प्रकार के लोगों ने जब आकर के विचारकों ने इस बात को कहा कि विज्ञान सच में आगे है, और उसके बाद जब नए वैज्ञानिक आते हैं, जैसे हम न्यूटन का मैंने नाम लिया, मार्कोनी का मैंने नाम लिया, एडिसन का मैंने नाम लिया, तो भाई जब नए नए वैज्ञानिक आते हैं, भाई एडिसन ने जब बल्ब बना दिया और जब बल्ब जला तो कह सकते उन लोगों को सच में लगा कि विज्ञान ही ऐसी चीज है जो चीजों को बदल सकता है, विज्ञान ही है जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है, और धर्म तो हमें सिर्फ युद्धों में धकेलने का काम करता है। धर्म के जरिए जो समाज है वो, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पुरानी जो शताब्दियां थी वो अंधकार की शताब्दियां थी, क्योंकि लोग उसमें सिर्फ धर्म को मानते थे और धर्म का पालन करते थे। और जब वैज्ञानिक क्रांति आई, वैज्ञानिक क्रांति ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि भाई विज्ञान ही सब कुछ है और धर्म जो है कुछ नहीं है, धर्म हमको सच में पीछे ले जा रहा है। और भाई जब नए नए आविष्कार हुए ना, अरे भाई बल्ब बन गया, रेडियो बन गया, दूरबीन बन गई, ठीक है, तो इन चीजों ने कह सकते यूरोप के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। ठीक है भाई, तभी तो कह सकते यही वैज्ञानिक, भाई जब यूरोप में वैज्ञानिक आएंगे और जब नए नए आविष्कार होंगे, वही नए आविष्कार कह सकते हो कि आगे चल करके क्या भाई औद्योगिक क्रांति हो गई ना। उद्योग धंधे में जो मशीनें आई, मशीनें कैसे बनी? क्योंकि वैज्ञानिकों की देन रही ना। तो कह सकते जैसे अगर हम लोग बात करें गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, भाई इन लोगों ने कह सकते कि जब नए नए वैज्ञानिक आविष्कार किए तो इन वैज्ञानिक आविष्कारों से यूरोप के जो लोग थे उनके जीवन में सच में परिवर्तन आया। उन्होंने देखा भैया बल्ब जल गया, ठीक है,
गैलीलियो ने दूरबीन बना दी, ठीक है, न्यूटन ने आविष्कार कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के जब नए नए परिवर्तन हो रहे थे तब कह सकते इस बात को कहा गया कि विज्ञान ही है जो हमें आगे लेकर के जा रहा है, और ये जो खास तौर से धर्म है वह पीछे ले जा रहा है। तभी तो समाजवादियों ने इस बात को कहा कि धर्म अफीम है। समाजशास्त्री जो है धर्म को अफीम मानते हैं, यानी जो लोगों को एक प्रकार से सुला देता है, ठीक है, यानी लोगों में कुछ करने का नहीं, वो सिर्फ वो पुरानी चीजों, पुरानी बातों, हिस्टोरिकल इतिहास को पढ़ करके खुश होते रहते हैं। खास तौर से जो धर्म में है, और धर्म के खिलाफ आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक, ये है ना कि धर्म के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है। तो कह सकते हैं कि भाई जब बौद्धिक क्रांति हुई तो बौद्धिक क्रांति के बाद ही क्या हुई, वहां पर वैज्ञानिक क्रांति हुई, और वैज्ञानिक क्रांति के बाद ही हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर कौन सी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति। अरे भाई वैज्ञानिकों ने जब नई नई मशीनें बनाई तो उन मशीनों से जब नए नए आइटम बनने लगे, चीजें बनने लगी, चीजों का जब उत्पादन होने लगा, अरे भाई कह सकते हो कि वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया, कृषि में परिवर्तन ला दिया, खेती बेहतर होने लगी। अरे भाई जो पहले कह सकते हल से खेती करते थे, जब वो ट्रैक्टर से जुताई करने लग गया तो भाई सच में परिवर्तन आया, चेंज आया ना। तो कह सकते हो कि यानी बौद्धिक क्रांति ने विज्ञान को, वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया, और वैज्ञानिक क्रांति ने कह सकते यूरोप में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और कह सकती जहां पर बौद्धिक क्रांति हो गई, वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिस्ट आ गया, उसने आविष्कार कर दिया, और उसके आविष्कारों से नई नई मशीनें बन गई, और मशीनों से बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए। तो इससे कह सकते हो कि जो यूरोपीय समाज था, उस यूरोप के समाज में बड़ा और व्यापक परिवर्तन हुआ। तो कह सकते उन यूरोपीय जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, और यूरोप के समाज में जो चेंज हो रहा है, उन परिवर्तनों और चेंजों को समझने के लिए कह सकते हो कि यानी समाज शास्त्र एक इंडिपेंडेंट या एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसकी पढ़ाई होने लगी, ठीक है। यानी समाज शास्त्र तब क्या रहा कि एक स्वतंत्र विषय या एक इंडिपेंडेंट चैप्टर के रूप में इसकी, यानी एक स्वतंत्र और एक एकेडमिक, यानी उनकी यूनिवर्सिटियों में समाज शास्त्र यानी सामाजिक परिवर्तनों को इन लोगों ने समझने का शुरुआत की। तब जाकर के कह सकते कि समाज शास्त्र एक विषय के रूप में उभरा, ठीक है। कहां पर उभरा, यूरोप में उभरा, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में जब बौद्धिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति हुई, और उन वैज्ञानिक क्रांतियों ने औद्योगिक क्रांति की, और कह सकते कि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में इतने बड़े और व्यापक लेवल पर परिवर्तन हुए थे कि उन परिवर्तनों को समझने के लिए कह सकते कि समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका कह सकते कि वहां पर एक इसका वहां की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इसका एक रिसर्च होने लगा, शोध होने लगा। देखिएगा अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, देखिएगा 1.3 क्या रहेगा, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। भाई समाज और आर्थिक परिवर्तन जो यूरोप में हुआ, ऐसे किन चीजों ने यूरोपीय समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो भाई यूरोप में जो सबसे बड़ा समाज पर प्रभाव पड़ा है, जो समाज पर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, वो कह सकते हो जी फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। किसकी क्रांति का? फ्रांस की क्रांति का। और 1789 में, बुक में इन्होंने गलत लिख रखा, 1789 है भाई, ठीक है, 1798 नहीं। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति ने एक नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रांस की क्रांति का सबसे फेमस नारा है या फेमस डायलॉग है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मानव संघर्ष के इतिहास का निर्णायक साबित हुआ। यानी कह सकते कि मानव समाज में या मानवीय समाज में सबसे बड़ी जो क्रांति जिसने निर्णायक परिवर्तन काम किया है वह है फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसने सामंतवादी युग को समाप्त कर दिया। भाई फ्रांस की जब क्रांति होती है, जो सामंतवाद है, सामंतवाद क्या होता है? अरे भैया सामंतवाद में क्या होता, किसान होता है और कह सकते हो जमींदार होता है। किसानों की कोई जमीन नहीं होती है, सारी जमीनें जमींदार की होती है। जमींदार किसानों से खेती करवाता है और किसानों से जो ऋण लेता, जो टैक्स लेता है, उसको जाकर के शासक के यहां जमा करवाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जी सामंतवादी युग, ठीक है। जमींदारी प्रथा या कह सकते हैं जिसमें इस प्रकार की जो प्रथाएं होती हैं, जिसमें किसान मजदूर बन जाता है
और खेती करता है और जमींदार उसका एक प्रकार से पूरी भूमि का मालिक होता है, उसे कहते सामंतवाद। तो सामंतवादी युग को किसने समाप्त किया? फ्रांस की क्रांति ने। और जब सामंतवादी युग समाप्त होता है, इससे समाज में नया समय। और सामंतवाद के बाद कौन सा युग आया है जी? सामंतवाद के बाद औद्योगिक युग आया है या औद्योगिक समाज आया है। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल फ्रांसीसी समाज पर बल्कि पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा। यानी फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव है वह सिर्फ फ्रांस पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा है। यहां तक कि दूसरे महाद्वीपे वाले जो सुदेर देश हैं, जैसे भारत पर भी फ्रांस की क्रांति का और फ्रांस की क्रांति के जो विचार हैं, देखो भाई भारत भी गुलाम है और भारत जब गुलाम था, जब फ्रांस में क्रांति होती है और फ्रांस में नारा दिया जाता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो वो विचार कह सकते कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, उस स्वतंत्रता संग्राम या कह सकते उस आजादी की लड़ाई में या क्रांति के विचार जो है बहुत निर्णायक साबित होते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस अन्य यूरोपीय देशों की तरह कारण और तर्कवाद से प्रवेश कर चुका था। प्रमुख दार्शनिक विचारों ने फ्रांस के लोगों को प्रभावित किया। वह तर्कवादी थे, मोंटेस्क्यू, रूसो, यानी इन लोगों ने कह सकते कि फ्रांसीसी समाज में, यानी फ्रांसीसी जो समाज था उन विचारों को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण है। और फ्रांस में एक निरंकुश राजतंत्र था। फ्रांस में क्या था जी? राजतंत्र था, राजा होता था और वो निरंकुश था, एक प्रकार से कह सकते तानाशाही आ गई थी। फ्रांस में राज सत्ता थी, उस राज सत्ता को हटा करके फ्रांस के लोगों ने कह सकते हो कि वहां पर लोकतांत्रिक आती है, ठीक है, जिसने यूरोपीय समाज के संरचना को बदल दिया। उदार लोकतंत्र के आगमन की घोषणा के साथ कह सकते हैं कि फ्रांस में सामंतवादी युग समाप्त हो जाता है और 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है के द्वारा राजनीतिक क्रांति की एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है। और 19वीं शताब्दी के मध्य से चले आ रहे समाज विज्ञान में नए सिद्धांतों का उदय होता है और कह सकते इन क्रांतियों का समाज पर बड़ा ही व्यापक परिवर्तन आया। यानी फ्रांस की क्रांति ने कह सकते पूरे यूरोपीय समाज को जिसने बदल दिया और यूरोप के भाई पूरी सोसाइटी बदल गई। अरे भाई जिस सोसाइटी या जिस समाज में किसान और जमींदार होते थे, वहां पर किसानी और जमींदारी या जिस प्रकार से जमींदार किसानों का शोषण करते थे, दमन करते थे, जहां पर एक राज सत्ता होती थी वो राज सत्ता हट गई, किसानों का शोषण और दमन समाप्त हो गया। उस कह सकते उस क्रांति से फ्रांस का जो समाज है उसमें बड़े परिवर्तन आए और उस फ्रांस के जो समाज पर जो बड़े परिवर्तन आए, उस बड़े परिवर्तन का प्रभाव ना सिर्फ फ्रांस पर बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा, ठीक है। और इससे कह सकते कि फ्रांस का जो समाज है वो पूरा बदला और उस फ्रांसीसी समाज का जो अध्ययन है उसको करने के लिए खास तौर से जो समाज शास्त्री थे, जिसमें काम्टे, दुर्खिम, इन लोगों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और विकास हुआ जिसने समाज शास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह है औद्योगिक क्रांति है। भाई फ्रांसीसी क्रांति ने तो समाज को बदला ही बदला, लेकिन कह सकते जो औद्योगिक क्रांति थी वह एक और निर्णायक साबित हुई, जिसने कह सकते कि समाज शास्त्र में एक बड़ी भूमिका निभाई। आरंभिक समाज शास्त्रियों ने औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ही समाज में हो रहे परिवर्तनों को लेकर के विक्षुब्ध थे, जिन्होंने ग्रामीण से शहरी प्रवास को, जीवन शैलियों को बदल दिया, शोषक वर्ग संरचना को कठोर बनाया और सभी विषयों ने जिसने कार्ल मार्क्स के पूंजीवाद की आलोचना की, कई सामाजिक सिद्धांतों का विकास, मौलिक प्रश्न यहां पर उठाए गए। यानी कह सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज को व्यापक रूप से बदला, साथ ही साथ जो औद्योगिक क्रांति है उस औद्योगिक क्रांति से शहरी और ग्रामीण जो जीवन था वह भी पूरी तरीके से बदल गया। तो भाई जो शहरी समाज का जो जीवन है और जो ग्रामीण समाज का जीवन है, उस ग्रामीण और शहरी समाज के लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, जो चेंज आया, वही कह सकते कि समाज शास्त्र की शुरुआत में या समाज शास्त्र के उद्भव में उसका एक बड़ा योगदान रहा। औद्योगिक क्रांति देखिएगा, देखो औद्योगिक क्रांति कोई सामान्य घटना नहीं थी।
अचानक नहीं थी। अब तो कह सकते इसका विकास एक समूह के रूप में हुआ। पश्चिमी देशों में एक विशाल कृषि प्रणाली थी। भाई पहले वहां पर खेती होती थी पूर्वी यूरोप में, और इसमें किसानों का खूब शोषण और दमन होता था, ठीक है, जिसे हम सामंतवाद कहते हैं। भाई जमींदार या जो खेत का मालिक होता था वो किसानों से खेती करवाता था, उनसे लगान लेता था और राज खजाने में जमा करवाता था। तो ये बहुत शोषणकारी था। उसकी जगह पर कह सकते हो कि पूरे यूरोप में एक प्रकार से जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उस औद्योगिक क्रांति ने कह सकते पूरे समाज को बदला, ठीक है। जो समाज खेती करता था अब वही यूरोपीय समाज कह सकते हो कि औद्योगिक क्रांति होने से, औद्योगिक परिवर्तन होने से कह सकते हो कि अब वह समाज पूरी तरह बदला। यानी जो शहरी वर्ग है, जो ग्रामीण वर्ग है, वो पूरी तरह से बदल गया। इंग्लैंड में 1760 के आसपास औद्योगिक क्रांति हुई। सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े लेवल पर परिवर्तन आए। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, ठीक, याद रखिएगा। यूरोप के अन्य देशों में यानी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई जी? इंग्लैंड में हुई। और इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी वह सभी यूरोपीय देशों में फैल गया। यूरोप में विशेष रूप से इंग्लैंड में जो नए परिवर्तन हुए, जो व्यापार की खोजें हुई और जो शहरों में परिवर्तन हुए, इस प्रकार से कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव कह सकते हैं कि पूरे यूरोप पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए उपकरण, नई नई तकनीकों और नई नई चीजों का आविष्कार हुआ जो बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर सकते थे। भाई जब उद्योग धंधे लग गए तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नए नई चीजों का आविष्कार किया और इन नई चीजों के आविष्कार से कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन था यानी जो उत्पादन था, उत्पादन खूब बढ़ा, ठीक है। 1767 या 1789 तक के कह सकते हो आर्काइट ने फेम नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो इतना बड़ा था जो किसी एक व्यक्ति के घर में नहीं रखा जा सकता था। इससे लगने लगा कि एक विशाल इमारत की आवश्यकता थी। अक्सर कहा जाता कि कारखाना प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई। इसने अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली को पूंजीवादी यानी जो सामंतवाद था, सामंतवाद से जो समाज है वह पूंजीवाद में बदल गया। और कह सकते एक वैज्ञानिक था जिसने इतना बड़ा मशीन बना दिया था जो किसी के घर में नहीं आ सकता था। इसलिए कह सकते उसे एक ऐसे भाई उद्योग धन या कारखाना प्रणाली की वहीं से मानी जाती है शुरुआत हुई। पूंजीवादी प्रणाली आने से समाज में यानी जो भाई सामंतवादी समाज था अब पूंजीवादी समाज हो गया और मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं का जब प्रयोग होने लगा, इस बदलाव ने कह सकते औद्योगिक क्रांति की घोषणा कर दी। और बड़े लेवल पर जब उद्योग धंधे लग गए तो कह सकते हो कि अब हम मशीनों से काम होने लगा और मशीनों से कल कारखाने लग गए और पूरा जो यूरोपीय समाज था वह पूरी तरीके से बदल गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था बदल गई, यूरोप का समाज बदल गया, यूरोप में पूंजीवाद अधिक से अधिक जटिल हो गया। वहां पर बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय निगम का धीरे धीरे विकास होने लगा और पुरानी जो ग्रामीण समाज था अब पुराना ग्रामीण समाज की बजाय अब वह नया शहरी वर्ग की वहां पर शुरुआत हुई। और ये सारे सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे थे इससे समाज पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। यानी जो ग्रामीण वर्ग था वह शहरी वर्ग हो गया और जो कह सकते सामंतवादी समाज था वो पूंजीवादी समाज हो गया। बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां लग गई, औद्योगिक घराने लग गए। इससे कह सकते पूरा जो यूरोप का समाज था वह बदल गया। और इसी से कह सकते कि जो समाज शास्त्र जो एक विषय है वह एक स्वतंत्र विषय के रूप में या एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में उसके अध्ययन की शुरुआत यहीं से हुई कि हम समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझ सकें। भाई सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है, तो समाज में जब बदलाव हो रहा था तो उन सामाजिक बदलाव को जानने के लिए, उन सामाजिक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कह सकते हो कि समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसकी स्थापना हुई या उसका उद्भव यहीं से हम कह सकते हैं। यानी यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक जो बदलाव हुए थे, उन सामाजिक बदलाव ने समाज शास्त्र के उद्भव में एक बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और एग्जाम में भाई इसके आने के जो चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो इनको जरूर करके ये समाज शास्त्र का उद्भव क्यों हुआ और क्या कारण थे और समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका अध्ययन कैसे किया जाने लगा, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और एग्जाम में आएगा, और पहले चैप्टर से मैंने जैसे बताया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध क्या है। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि समाज शास्त्र का और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। ये दोनों विषय में जो सब्जेक्ट हैं, जो सोशोलॉजी है, ठीक है, और जो साइकोलॉजी है, इसमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समाज शास्त्र की परिभाषा क्या है, और इसी में एक क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे 3.3 में क्या लिखा है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का अंतर संबंध, यानी इन दोनों में क्या है। ठीक है, क्योंकि अंतर संबंध को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या पूछे जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते। देखिएगा समाज शास्त्र की परिभाषा, देखो समाज शास्त्र के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त महान समाजशास्त्री अगस्त काम्टे को समाज शास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग में लाने का श्रेय प्राप्त होता है। यानी समाज शास्त्र जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अगस्त्य काम्टे। एक काम्टे ने किया था, याद रखिएगा, क्या काम्टे या काम्टे कह लीजिए, यानी इन्होंने सबसे पहले किया था। समाज शास्त्र समाज और मानव संबंधी अध्ययन पर, जो समाज शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, समाज शास्त्र में हम लोग समाज का और मानव का क्या संबंध है, यानी आदमी यानी ह्यूमन और सोसाइटी का आपस में क्या संबंध है, इसी का जो अध्ययन है, इसी की जो स्टडी है, वही समाज शास्त्र है। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य एक दूसरे के साथ रहने लगता है तो परस्पर संबंध एक दूसरे के निकट आते हैं, तो उनके बीच संबंध बनने लगते हैं। इसे सामाजिक समूह या समुदाय का जन्म होता है। पारस्परिक संबंधों की प्रगाढ़ता उन्हें एक दूसरे से गहराई को समझने, सहयोगी की भूमिका में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्वात्व और व्यक्तिगत स्वात्व दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं कि, यानी कह सकते हो कि भाई मेरे, कि मानव से ही समाज बनता है। क्या है, मानव से ही समाज बनता है और समाज का हिस्सा एक मानव है। ठीक है, तो मानव और समाज एक दूसरे सिक्के के दो पहलू हैं, यानी हम उसको समझने के लिए कह सकते हैं ना। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि मनुष्य जब एक दूसरे के पास आते हैं, निकट आते हैं, तो उनमें संबंध बनता है। तो जब उनमें संबंध बनता है तो उन्हीं संबंधों को जानने के लिए हम समाज शास्त्र विषय का प्रयोग करते हैं। यानी मानव और समाज के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, मानव का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या आप लोग कह सकते हैं कि समाज का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का जो अध्ययन है वही समाज शास्त्र है। महान समाजशास्त्री काम्टे ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा है, सामाजिक अस्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक अस्थायित्व में समाज के विभिन्न घटक के संबंध के अध्ययन पर शामिल है। यानी सामाजिक जो अस्थायित्व होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि समाज के जो अलग अलग घटक हैं उनका अध्ययन हम लोग किसमें पढ़ते हैं, सामाजिक अस्थायित्व में। और सामाजिक गतिशीलता में हम समाज की एक इकाई मान करके उसका विश्लेषण करते हैं। यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न क्रियाकलाप में उनका किस प्रकार से विकास हुआ है और उनमें बदलाव कैसे हैं। यानी समाज शास्त्र में हम लोग देखते हैं कि मानव का बिहेवियर कैसा है समाज के प्रति, या समाज का प्रभाव मानव पर क्या पड़ता है, समय के साथ हमारा समाज कैसे बदला है और उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ा है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि समय के साथ मानव कितना बदला है और उससे हमारा समाज कितना बदला है। तो इन्हीं चीजों का ना समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। भाई समाज शास्त्र जो विषय है, सामाजिक तथ्य जो हैं, सोशल जो इशू हैं, उनको समझने का एक विषय आप लोग कह सकते हैं कि समाज शास्त्र है। ठीक है, समाज शास्त्र को मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है, जिसमें मनुष्य का सामाजिक संबंध,
सामाजिक समूह और समाज का समग्र अध्ययन शामिल है। यानी समाज शास्त्र क्या है? एक प्रकार के समाज को जानने का और इंसानों को जीवन को जानने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यानी हम लोग मनुष्यों के सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक समूहों के बारे में और समाज का जो समग्र विकास है, यानी समाज को हर तरीके से जो जानने का प्रयास है, जो जानने का अध्ययन है, वही समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य के दिन प्रतिदिन संपर्क, मानव संबंध, व्यवहार से लेकर के विश्व भर में समाजों की तुलना हम इसमें करते हैं। यानी समाज शास्त्र में मानव के जो क्रियाकलाप हैं, आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता है, मानव का समाज में कैसे संबंध बनता है और पूरी दुनिया के समाज कैसे हैं, इन सब का जो अध्ययन है वही समाज शास्त्र है। समझ रहे हो? तो समाज शास्त्र जिसमें कह सकते हो कि मानव और समाज का अध्ययन हो रहा है। मानव के क्रियाकलाप क्या हैं, ठीक है, मानव दिन प्रतिदिन अपने संबंधों को, अपने रिलेशन को किस प्रकार से बना रहा है, या दुनिया भर के समाजों में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की परिभाषा देखो, मनोविज्ञान शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका है साइकी या लोगोसो से हुआ है। साइकी का अर्थ है आत्मा, प्राण, और लोगोसो का अर्थ है ज्ञान या खोज का अध्ययन। मनोविज्ञान का विकास एक स्वतंत्र विषय के रूप में 1880 के आसपास हुआ है। ठीक है, आरंभ में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान था। सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं, मनोविज्ञान मानव के व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाता है, यानी ह्यूमन जो बिहेवियर है, मानव का स्वभाव समय समय पर कैसे बदलता है, मानव का स्वभाव कैसा है, मानव का व्यवहार कैसा है, इन्हीं चीजों को जो अध्ययन है, इन्हीं चीजों की जो स्टडी है, वह मनोविज्ञान में की जाती है। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों और उसकी प्रणालियों का विज्ञान है। यानी मानव का कैसा व्यवहार है और मानव का व्यवहार किस प्रकार से बदलता है, उस चीज का जो अध्ययन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन के दायरे में मनुष्य के सामाजिक अनुभूतियां एवं संबंधित गतिविधियां, जैसे मानव की धारणाएं क्या हैं, मानव की भावनाएं क्या हैं, मानव का सामाजिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मानव का बिहेवियर क्या, उसका स्वभाव क्या है, उसका मन किस प्रकार से बदलता है। यानी मानव के स्वभाव का और मानवीय प्रवृत्ति का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें पढ़ाई की जाती है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। समझे? तो भाई समाज शास्त्र और मनोविज्ञान को समझ लिया, ये आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे 3.3 में क्या है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का आपस में संबंध क्या है, यानी दोनों में विषयों में रिलेशन क्या है। तो इसकी हम लोग यहाँ पर बात और चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं मानव और समाज शास्त्र में क्या संबंध है। देखो, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों सामाजिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण, देखो सोशल साइंस की अगर बात करोगे तो सोशोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों, सोशोलॉजी हो चाहे साइकोलॉजी हो, दोनों ही सोशल साइंस के महत्वपूर्ण विषय हैं। यानी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्र पृथक विषय होते हुए दोनों के अध्ययन में मानव जीवन के विविध पक्ष हैं। देखो, समाज शास्त्र में भी हम मानव का अध्ययन करते हैं, समाज के साथ उसका कैसा अध्ययन है, और मनोविज्ञान में हम ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव के स्वभाव का अध्ययन करते हैं। मानव के अतिरिक्त जीवधारियों की अन्य प्रजातियां अपना अस्तित्व बनाए रखने और जीवन जीने के लिए भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल की प्रवृत्तियां एक हद तक सीमित रहती हैं, जबकि मानव व्यवहार पद्धतियां सदैव से, यानी मानव का जो व्यवहार है वह हमेशा बदलता है, मानव हमेशा सीखता रहता है। जानवर की प्रवृत्तियां आनुवांशिक प्रतिबद्धता से प्राप्त होती हैं, संचालित होती हैं, और वह उन्हें अनुसार व्यवहार करते हैं। पशु पक्षी अपने जीवन काल में जिन जिन कार्यों को संपन्न करते हैं, उनसे निर्देश आनुवांशिकता से प्राप्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में काफी संबंध है। समाज शास्त्र में हम
मानव का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। और मनोविज्ञान में हम लोग इस चीज का अध्ययन करते हैं कि मानव जो है उसका स्वभाव कैसा है, या उसका स्वभाव जो ह्यूमन बिहेवियर है या वो अगर बदलता है तो किस कारण से बदलता है। उदाहरण के लिए पक्षियों के लिए अपना और बच्चों के लिए घोंसला बनाने की प्रवृत्ति होती है। देखा होगा आपने ना कि भाई जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। अलग अलग प्रजातियों के पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। अब देखो कि भाई कौवा अलग प्रकार का घोंसला बनाता है या कोई और पक्षी अलग प्रकार का घोंसला बनाता है। ठीक उसके विपरीत मनुष्य के मस्तिष्क का सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा मूल्य के प्रभाव से ग्रहण करता है। यानी मानव का जो मस्तिष्क है वो अलग अलग संस्कृति हो, अलग अलग रीति रिवाज हो, अलग अलग परंपराएं हो, अलग अलग मान्यताएं हैं, उनसे प्रभावित होता है। मानव सभ्यता की प्रक्रिया द्वारा ऐसी पद्धति सीखते हैं जो उनके आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहयोगी हैं। मानव के सामाजिक संदर्भ में ऐसी जानकारियां स्थापित प्राप्त होती हैं जो मानव के परिस्थितियों और उनके तालमेल बिठाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि मानव का समाज के साथ जो परिस्थितियां हैं, आदमी उसमें क्या करता है, व्यक्ति अपना तालमेल बिठाने का प्रयास करता है, हर कोई आदमी। यानी मानव जो है वह समाज के साथ अपना तालमेल बिठाने का क्या करता है, प्रयास करता है। समाज शास्त्र की विश्लेषण की आधारभूत इकाई सामाजिक प्रणाली है। यानी समाज शास्त्र में हम लोग परिवार का अध्ययन करते हैं, हम लोग सामाजिक समूहों को पढ़ते हैं, अलग अलग समाजों की संस्कृति कैसा है, इन चीजों का अध्ययन समाज शास्त्र में होता है। मनोविज्ञान की प्रमुख विषय मानव का मन है, और मनोविज्ञान क्या करता है, वो मानव के मन का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है जी? मनोविज्ञान जो है वो मानव के मन की स्टडी करता है, यानी उसके मन को पढ़ने का विज्ञान है। मानव की सोच कैसी है, उसका मानव का व्यवहार कैसा है, मानव की भावनाएं कैसे हैं, मानव की जो धारणा यानी उसकी जो प्रवृत्ति है, कभी कुछ सोचता है, कभी उसकी कोई भावना है, कभी उसके मन में प्यार आता है, कभी उसके मन में गुस्सा आता है, कभी उसके मन में कुछ और आता है, उसको बोलते धारणाएं। मानव के जीवन के मूल्य क्या हैं, इन सब का जो अध्ययन है वह मनोविज्ञान है। यानी मानव के मन को, मानव की प्रवृत्तियों को, मानव के भावनाओं के, मानव के स्वभाव का जो अध्ययन है वो मनोविज्ञान का अध्ययन है। जबकि समाज शास्त्र जो है वो समाज का परिवेश कैसा है, समाज कैसा है, समाज में हम जो देते हैं, परिवार कैसे हैं, समुदाय कैसे हैं, इनका अध्ययन कह सकते हैं कि समाज विज्ञान समाज शास्त्र है। मनोविज्ञान के केंद्र में व्यक्ति रहता है, यानी मनोविज्ञान जो है व्यक्ति को केंद्र में रख करके अपना अध्ययन करता है। क्या जी? जो मनोविज्ञान विषय है ये व्यक्ति को केंद्र में रख के, यानी आदमी को सेंटर में रख करके उसका अध्ययन करता है, उसकी योग्यता का आकलन करता है। समाज विज्ञानी तथा मनोविज्ञानी मानव की रुचियां, उसके अंदर मौजूद भावनाएं, इन सब का प्रयोग करते, पता लगाते हैं। उसकी मान्यता, रुचियों के आधार पर, समानता के आधार पर विद्वान विभिन्न सिद्धांतों और योग्यताओं के आकलन करने में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के केंद्र में रख करके अपना अध्ययन करता है, और जो समाज शास्त्र है वो समाज को केंद्र में रख करके, परिवार को केंद्र में रख करके या संस्थाओं को केंद्र में रख करके अपना अध्ययन करता है। यानी जो मनोविज्ञान है वो मानव की सोच किस प्रकार की होती है, मानव का व्यवहार कैसा है, मानव की भावनाएं कैसे हैं, मानव की धारणाएं कैसे हैं, उसके जीवन के मूल्य कैसे हैं, ठीक है, मानव का जो समाज का परिवेश है, जिस समाज में वो रहता है उसका वह समाज कैसा है, इन चीजों का जो अध्ययन है वो मनोविज्ञान में होता है। और समाज शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? समाज को पढ़ते हैं। समाज की इकाई परिवार है तो परिवार क्या है, समूह क्या है, मानव का प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा और समाज का प्रभाव मानव पर क्या पड़ेगा, इन चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? समाज शास्त्र में करते हैं। तो समाज शास्त्र का मानव विज्ञान के साथ क्या संबंध है, या मनोविज्ञान का समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आएगा ही आएगा। 20 नंबर में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा
मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का आपस में क्या संबंध है। तो ये संबंध आएगा ही भाई, और इसको लिख करके आना पड़ेगा, और ये 20 नंबर में क्वेश्चन आएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध, जिसमें हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र और इतिहास का क्या संबंध है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध और समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, पूछा जा सकता है। तो देखिएगा हम बात करेंगे समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध। देखिएगा समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। क्या कहा जा रहा है कि भाई मेरे समाजशास्त्र जो है और जो इतिहास दोनों विषय हैं ना, दोनों स्वतंत्र विषय हैं, लेकिन दोनों का आपस में काफी संबंध है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, जो समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख करके वर्तमान समस्या पर ध्यान देता है। यानी समाजशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, समाज की जो पृष्ठभूमि ऐतिहासिक उसको देख करके हम समाज की समस्या पर ध्यान देते हैं। इस तरह विश्लेषण करते हैं कि वर्तमान और अतीत दोनों करीब आ जाते हैं। यानी हम समाज को इस प्रकार से पढ़ते हैं कि समाज का जो पुराना समय है और समाज का जो वर्तमान समय है, दोनों को हम पास लाने का प्रयास करते हैं समाजशास्त्र में। समाजशास्त्रियों ने अक्सर समय के साथ सामाजिक परिवर्तन, देखो समाजशास्त्र में हम लोग देखते हैं कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहा, हम उसको बात करते हैं। समाजशास्त्र में हम समाज के विकास और समाज के चेहरे को बदलने के लिए इतिहास का संदर्भ दिया जाता है। यानी समाज समय के साथ कैसा बदला है, इसके लिए हम इतिहास का उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर मैं समाजशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूं तो भाई पहले का समाज कैसे था, आज का समाज कैसा है, इसको बताने के लिए मैं इतिहास से बताऊंगा ना कि पहले ऐसे समाज था। समाज कितना विकसित हुआ है, समाजशास्त्र में बताने के लिए इतिहास से इसमें एग्जाम्पल लिए जाते हैं। समाज का चेहरा कितना बदला है, भाई पहले का आदिकाल का समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है। समाजशास्त्र में इस चीज को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतिहास का संदर्भ लेते हैं। इस तरह इतिहास को अतीत की व्याख्या करने के लिए सामाजिक पहलुओं की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग समाजशास्त्र को जब पढ़ाते हैं तो समाजशास्त्र यानी हमारा पहले का समाज कैसा था, इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इतिहास से कई सारी चीजों को लेने की जरूरत। देखिएगा जैसे मैंने क्या बताया कि भाई समाजशास्त्र का इतिहास से ऐसे संबंध है कि जब हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज का इतिहास बताते हैं या समाज की व्याख्या करते हैं, तब हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। दोनों विषय के बीच की सीमाएं धुंधलित और उलझ जाती हैं जब सामाजिक यथार्थ के जटिल जालों को समझाने के लिए हम शामिल करते हैं। दोनों विषयों की सीमाएं इस धुंधलेपन में कई विद्वानों ने शोध के प्रयास में देखा है। यानी कहने का मतलब है समाजशास्त्र और इतिहास का ऐसा संबंध है कि जब हम लोग समाज के विकास की बात करते हैं तो हमें इतिहास से बताना पड़ता है कि पहले का समाज कैसा था, और जब हम लोग समाज के सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भाई पहले का समाज कैसा था, आज समाज कितना बदला है, इसको बताने के लिए भी हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। समाज का चेहरा कितना बदल गया है या समाज आज कैसा हो गया है, इसको बताने के लिए भी हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में काफी संबंध है। समाज को समझने के लिए भी हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, E.H. कार ने तर्क दिया है कि आधुनिक सामाजिक इतिहास और अधिक ऐतिहासिक समाजशास्त्र दोनों के लिए बेहतर होता है। उनके बीच सीमा का आदान प्रदान खुले के साथ किया जाना चाहिए। कई समाजशास्त्रियों ने अंतर अनुशासनात्मक और ज्ञान उत्पादन को समृद्ध करने के दोनों विषयों के बीच लेन देन का प्रस्ताव को वकालत की है। यानी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और जो इतिहास है दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब तक हमें इतिहास पता नहीं होगा तब तक हम समाज को पढ़ नहीं सकते हैं या समाज की व्याख्या नहीं की जा सकती है।
आज का समाज कितना बदल गया है, या समाज का कितना विकास हो गया है, या समाज का चेहरा कितना बदला है, इसको समझने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना इतिहास को जाने हम समाज का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक वास्तविक इकाई है। देखो, समाज हमेशा बदलता है, समाज गतिशील है, समय के साथ बदलता रहता है। इतिहास समय और काल के साथ इसका है। इतिहास ही हमको समय बताता और काल बताता कि पहले का समय कैसा था। इतिहास परिवर्तन को दिखाने का काम करता है, भले ही अस्थायी और नियमित हो। इस प्रकार इतिहास सावधानी पूर्वक परिवर्तन की जांच करता है और विश्लेषण करने में हमें एक फ्रेम प्रदान करता है। वास्तविकता को पूरा करने के लिए समाज शास्त्र और इतिहास का एक दूसरे पर निर्भर है। देखो भाई, समाज समय के साथ बदलता रहता है और इतिहास एक ऐसा विषय है जो समय के साथ चीजों की जांच परख करता है। तो भाई, पहले आज का समाज कितना बदला या समाज सच में क्या गतिशील है, इसको जानने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना ही पड़ेगा। और इतिहास ही कह सकते हो कि सामाजिक परिवर्तनों की जांच करता है। इतिहास ही तो वेरीफाई करेगा या ये बताएगा कि पहले का समाज ऐसा था। भाई, पहले समाज में सती प्रथा थी, पहले समाज में बलि प्रथा थी, पहले समाज में महिलाओं को उतना आगे बढ़ने नहीं दिया गया था, पहले समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। ये हम कैसे जान पाते हैं? इतिहास से ही जान पाते ना। आज समाज में स्त्रियां कितनी बदल गई हैं, आज का समाज कैसा समाज हो गया है, या हम इतिहास की मदद से ही समझ सकते हैं या जान सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास और समाज शास्त्र का आपस में घनिष्ठ संबंध है, या इतिहास और समाज शास्त्र जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि समाज शास्त्र के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन से संबंधित है। समाज शास्त्री ऐतिहासिक विश्लेषण व्याख्याओं के माध्यम से पूर्व काल या पुरानी परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता के विकास, समूहों, संस्थानों का अध्ययन करता है। यानी कह सकते हैं जो समाज शास्त्री हैं भैया, पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति, सभ्यताओं का कैसे विकास हुआ है, इन सब का अध्ययन करने के लिए जो समाज शास्त्र है वह इतिहास का सहारा लेता है। विशेष रूप से जॉन शैली ने सही कहा है कि समाज शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फायदा नहीं है, और इतिहास के बिना समाज शास्त्र भी कुछ नहीं है। यानी क्या है? समाज शास्त्र के बिना इतिहास कुछ नहीं है, और इतिहास के बिना समाज शास्त्र कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। किसी भी सामाजिक समस्या को समझने के लिए और उसको जानने के लिए हमें इतिहास को जानना पड़ेगा, और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें समाज शास्त्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो समाज शास्त्र इतिहास की मदद करता है और इतिहास समाज शास्त्र की मदद करता है। एक शिक्षण के रूप में समाज शास्त्र इतिहास उसके असाधारण विकास का अध्ययन करने में हमारी मदद करता है। यानी समाज शास्त्र और इतिहास का क्या है? आपस में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं क्या है जी, घनिष्ठ संबंध है। एक मित्र की तरह है, जैसे दोस्त नहीं होता है, उस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास का और समाज शास्त्र का क्या है? आपस में संबंध है। समझ रहे हो? अब हम लोग बात करेंगे कि समाज शास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम में सिर्फ ये पूछा कि दोनों में संबंध क्या, संबंध तो आपने बता दिए, लेकिन आपको अंतर भी पता होने चाहिए कि समाज शास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है। देखिएगा, समाज शास्त्र और इतिहास के बीच अंतर, हालांकि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में समाज शास्त्र और इतिहास को दोनों ही बौद्धिक शैक्षिक विषय हैं, दोनों ही अपनी शैक्षिक पद्धति, दृष्टिकोण और उद्देश्य में भिन्न है। कह सकते कि इतिहास और जो समाज शास्त्र है दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग है, दोनों की पद्धति अलग है, दोनों का दृष्टिकोण अलग है, दोनों अलग अलग और दोनों स्वतंत्र विषय हैं। जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 20वीं शताब्दी में इतिहास का अध्ययन किया है, और समाज शास्त्र और इतिहास दोनों के
रिसर्च दृष्टिकोण की तुलना की है। उनका दावा है कि समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही वर्तमान और अतीत के अभिन्यास में भिन्न हैं। इतिहास यानी समय समय को स्थानबद्ध करके निष्कर्ष पर जोर देता है, यानी इतिहास जो है वो समय और स्थान को समय और स्थान के साथ अपने निष्कर्ष देता है, जबकि जो समाज शास्त्र है वो समय स्थान के साथ साथ अपनी समझ पर विश्वास रखता है। यानी इतिहास सिर्फ तथ्यों पर जोर देता है। क्या है? इतिहास समय, डेट, तारीख इनकी बहुत ज्यादा बात करता है, बल्कि जो समाज शास्त्र है वह अपनी समझ पर विश्वास करता है। अतः समाज शास्त्र और इतिहास में बड़ा अंतर विश्लेषण के लिए रखे गए तथ्य और साक्ष्य हैं। समाज शास्त्री अतीत और प्राथमिक तथ्यों से अधिक दिलचस्प रखते हैं, जबकि इतिहासकार अतीत में दिलचस्प। देखो, इतिहास जो समाज शास्त्री होते हैं वो खास तौर से जो प्राथमिक तथ्य हैं उनमें उनकी दिलचस्पी है, और इतिहासकार सिर्फ पुरानी बातों में दिलचस्पी होती है। कह सकते हैं कि इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं की खोज करता है। इतिहास क्या है? सिर्फ अतीत या पुरानी घटनाओं के बारे में बात करता है, जबकि जो समाज शास्त्र है वह पुरानी घटनाओं के साथ साथ नई घटनाएं या नई परिवर्तनों की भी बात करता है। इसलिए कह सकते हो कि समाज शास्त्र और जो इतिहास है दोनों अलग अलग विषय भी कह सकते हैं। इतिहास और समाज शास्त्र महत्वपूर्ण रूप से दोनों बौद्धिक उद्यम हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इतिहास और समाज शास्त्र को निष्कर्ष के तहत मानना एक गलत है। इतिहास किसी भी अर्थ में समाज शास्त्र की तरह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। यह रंगहीन इकाई की तलाश करता है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास को तथ्यों को पुनः प्राप्त करता है, जबकि प्रकृति विज्ञान तथ्यों की व्याख्या करता है। इतिहासकार ठोस को इकट्ठा करते हैं और इन तथ्यों को अनूठी घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी इतिहास जो है वो कोई विज्ञान नहीं है। इतिहास जो है वो सिर्फ तथ्यों को, समय को, टाइम को ही इकट्ठा करके और कहानियों को बताता है, जबकि जो समाज शास्त्र है वह खोज का एक विषय है, जो परिकल्पना करता है, जो डाटा इकट्ठा करता है, जो कई सारी श्रेणियों का प्रयोग करता है और अतीत के साथ साथ वर्तमान की भी समस्याओं को बताता है और समस्याओं के समाधान की भी बात करता है, वह समाज शास्त्र है। यानी इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास और समाज शास्त्र में दोनों में हम लोगों को क्या कह सकते हो, काफी अंतर या काफी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो दोनों में अंतर भी बखूबी हैं भाई मेरे, कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि समाज शास्त्र और इतिहास में किसी प्रकार का कोई अंतर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। उनमें अंतर भी काफी हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कोई अंतर नहीं है। यह सत्य है कि समाज शास्त्र और इतिहास एक ही भाषा नहीं बोलते, दोनों ही व्यवहारिक रूप से कई मामलों में अलग हैं। विशेषकर हम केवल इस भिन्न व्यवसाय मात्र के रूप में देखना चाहिए। अब तो एक रचना जिसकी भाषा विचार शैली बिल्कुल अलग है। ऐसा कहा जाता कि समाज शास्त्री संख्याओं की और इतिहासकार तिथियों की, शब्दों की लालसा होती है। समाज शास्त्री नियमों को मान्यता देता है, जबकि इतिहासकार व्यक्ति और विशेषता पर बल देते हैं। इसके अलावा समाज शास्त्र इतिहास के इन तथ्यों से भिन्न है कि समाज शास्त्रीय अवधारणा प्रकार विज्ञान के लिए सामान्यीकृत एकरूपता और प्रक्रिया की तलाश करते हैं, जबकि इतिहासकार किसी विशेष मामले में तथ्यों को अलग करते हैं। अनेक विद्वानों ने इतिहास को समाज का मूर्त और विवरण विज्ञान के रूप में कहा है। इतिहास समाज के अतीत को, यानी समाज के अतीत को बताने का काम करता है इतिहास, जबकि जो समाज शास्त्र है वो समाज को सैद्धांतिक विज्ञान के रूप में हम इसको कह सकते हैं। समाज शास्त्र इतिहास से व्यापक माना जाता है। समाज शास्त्र न केवल समाज की वर्तमान बल्कि समाज की अतीत से भी संबंध होता है। समाज शास्त्र एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है और इसका उद्देश्य जो है व्यापक है। इतिहास जो है मात्र वह पुरानी तिथियों
और घटनाओं का संकलन होता है, जबकि जो समाज शास्त्र है वह हम कह सकते हैं कि एक विज्ञान है जो समाज की वर्तमान समस्याओं के साथ साथ पुरानी समस्याओं को भी सुलझाने का बात करता है। यानी समाज शास्त्र अतीत के साथ साथ वर्तमान को भी जानने का प्रयास करता है और वर्तमान समस्याओं का समाधान बताता है। और इतिहास कह सकते हो कि मात्र वह एक कह सकते हो कि अतीत की तस्वीर पेश करने का काम ही इतिहास कर पाता है। इतिहास मात्र समय और तिथियों का आकलन करने का ही काम करता है। इसलिए कह सकते हैं कि समाज शास्त्र और इतिहास दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इतिहास और समाज शास्त्र में क्या संबंध है और इतिहास और समाज शास्त्र में क्या अंतर है, इस टाइप का क्वेश्चन भैया मेरे आपको पेपर में आएगा, तो अच्छे से आपको लिख करके आना है। ठीक है, तो क्योंकि इस टाइप के जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है या पूछा भी जा सकता है कि जो समाज शास्त्र है और अर्थशास्त्र है उन दोनों के बीच में हम लोग संबंधों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध क्या है, जिसमें हम लोग बात करेंगे समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में समानता की बात करेंगे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को ये मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है एग्जाम में। तो देखिएगा सबसे पहले हम समानता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये अंतर है समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में समानता। 1 मिनट बता रहा हूं, परिभाषा हो गई 5.2.2, 1 मिनट बता रहे हैं, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में समानता 5.2.3। ठीक है, अंतर है। देखिएगा यहां पर हम बात करेंगे समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है। ठीक है, देखिएगा सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एसी पिगौर के अनुसार अर्थशास्त्र समाज हित में केवल उस पक्ष का अध्ययन करता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित है। यानी जो अर्थशास्त्र है वह कह सकते हो कि समाज में धन से संबंधित जो विषय हैं उन चीजों का अध्ययन करने वाला जो विषय है वह क्या है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वही है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र समाज में धन संबंधी जो प्रवाह है, धन का जो प्रवाह होता है उन चीजों का क्या है, अध्ययन करने का काम करता है। ठीक है, अर्थशास्त्री पूरे समाज को ही आधार बनाया है। यानी अर्थशास्त्र क्या है, पूरे समाज का एक प्रकार से अर्थशास्त्र के व्यक्ति की आवश्यकताओं व सरोकार से नहीं, व्यक्ति की क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, अर्थशास्त्र इसको नहीं देखता है, बल्कि अर्थशास्त्र समाज का धन से संबंधित जो चीजें हैं उनका अध्ययन करता है। यहाँ यह कहना चाहते हैं कि सामाजिक संबंधें धन के कारण बनते हैं, जो कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। यानी अर्थशास्त्र क्या कहता है कि समाज में जो संबंध बनते हैं वह पैसे के कारण बनता है और धन के कारण बनता है, जो कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। यदि हम सामाजिक संबंधों पर नजर डालें तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि धनवान प्रायः धनवानों से संबंध रखते हैं, उनके साथ ही अधिक समय बिताना पड़ते हैं, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होती है। जैसे अर्थशास्त्र विषय को पढ़ करके आपको पता चलेगा कि समाज में जो पैसे वाला व्यक्ति है
वो धनवानों के साथ ही संबंध रखता है, उन्हीं के साथ रिश्ते बनाता है, उन्हीं के साथ समय बिताता है, यानी वहां गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होती है। यानी समाज जो है वह पैसे के आधार पर चलता है। समाज में जो व्यक्ति है वो सिर्फ पैसे, ये कौन बताता है? अर्थशास्त्र विषय बताता है हमको, ठीक है। इसके अलावा अमीर लोग गरीबों की तुलना में अपने आप को उच्च मानते हैं। यानी अर्थशास्त्र विषय ये बताता है कि समाज में जो अमीर व्यक्ति है वो गरीबों से अपने आप को ज्यादा बेहतर मानता, ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनके पास धन अधिक होता है जिसे वह बहुत से संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अमीर खुद को गरीबों से बेहतर या अच्छा इसलिए मानता है क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास क्या है? धन बहुत है, जिससे वह कई सारी चीजें इकट्ठा कर सकता है, इससे कह सकते हो। जबकि गरीबों के पास धन नहीं होता है। अमीर के संपर्क में आते ही गरीब झिझकते हैं क्योंकि कम संसाधन होने के कारण उनमें हीन भावना आती है। यानी अर्थशास्त्र विषय ये बताता है कि समाज में अमीर और गरीब की जो खाई है वह हमें दिखाने का जो काम है वह अर्थशास्त्र बताता है। और अर्थशास्त्र हमें विषय यह बताता है कि समाज में जो सामाजिक संबंध बनते हैं वह पैसे के आधार पर बनते हैं। पैसे वाला व्यक्ति पैसे वाले के साथ रिलेशन रखना चाहता है, पैसे वालों के साथ अपना संबंध रखना चाहता है, ठीक है। गरीब व्यक्ति पैसे वालों के संपर्क में आने से झिझकते हैं क्योंकि उनके अंदर उससे हीन भावना आती है। इससे पता चलता है कि सामाजिक संबंधों के निर्माण में समाज में धन की भूमिका, यानी अर्थशास्त्र विषय हमें ये बताता है, अर्थशास्त्र जो है वह विषय हमें ये बताता है कि समाज में धन की जो भूमिका है, पैसे का जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी समाज शास्त्र जो है वह समाज की बात करता है और अर्थशास्त्र विषय हमें ये बता रहा है कि समाज जो है, समाज में धन की भूमिका ज्यादा है, पैसे की भूमिका ज्यादा है। समाज में जो सामाजिक संबंध बनते हैं वह सिर्फ पैसे के आधार पर ही बनते हैं। अर्थशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल सामाजिक संदर्भों में अर्थशास्त्र के दखल पर जोर देते हुए कहता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के उन कार्यों के नियमों का निर्धारण करता है जो धन एवं उत्पादन से संबंधित है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कह सकते हैं कि धन और उत्पादन से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं कि जो धन है उससे संबंधित, धन और उत्पादन से संबंधित चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में। परिभाषा से स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाओं पर समाज के प्रभाव को रेखांकित किया है। हर समाज में ऐसे प्राकृतिक नियम पहले से मौजूद हैं जो आर्थिक लाभ के आधार पर तैयार करते हैं। भाई हर समाज में कह सकते हो कि जो संबंध बनता है, जो रिलेशन बनता है वह धन के आधार पर ही बनता है, पैसे के आधार पर ही बनता है। सामाजिक जो संबंध है वह पैसे के आधार पर बनते हैं। यह बात हमें अर्थशास्त्र विषय बताता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार मानव जीवन के उद्यमों के क्षेत्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। अर्थशास्त्र उन वैयक्तिक एवं सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है जो आवश्यकताओं की पूर्ति और हितों का संसाधन का संरक्षण से संबंधित है। इससे पता लगता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के केंद्र में मानव और उसकी सामाजिक गतिविधियां हैं। यानी अर्थशास्त्र कह सकते हो कि एक ऐसा विषय है जो मानव के सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और खास तौर से बताता है कि समाज में जो धन है यानी जो पैसा है वह समाज को चलायमान रखता है। समाज के जो सामाजिक संबंध हैं वह पैसे के आधार पर ही बनते हैं। उनमें भावना या विचारों का कोई मतलब हम लोगों को नहीं दिखाई देता है। अर्थशास्त्र विषय यह भी बताता है कि समाज की आर्थिक समस्याएं क्या हैं। क्या बोला मैंने? समाज यानी कह सकते कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो समाज की आर्थिक समस्याएं बताता है और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी बताता है। यानी अर्थशास्त्र जो विषय है वह कह सकते हो कि भैया मेरे
कि जो समाज में आर्थिक समस्या क्या है, पैसे के कारण से समाज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, गरीबी है, भुखमरी है, ठीक है, ये सारी चीजें सामाजिक समस्याएं आती हैं, तथा समाज में आर्थिक समस्याओं के कारण लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सभी चीजों की जानकारी कह सकते हो कि हमें अर्थशास्त्र विषय से ही होती है। यानी अर्थशास्त्र विषय हमें ये बताएगा कि समाज जो है वह पैसे के आधार पर चलता है, पैसा ही है जो समाज में संबंधों को जोड़ने में, संबंधों को आगे बढ़ाने में या समाज के हित में पूर्ति में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। धनवान व्यक्ति ही समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा पाते हैं। समाज जो है वो कह सकते कि धनवान या पैसे वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है, और समाज जो है वह आर्थिक नियमों के अनुसार ही पूरा समाज का ताना बाना है। इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं ना कि अर्थशास्त्र विषय ही हम लोग इन चीजों के बारे में बताता है। अब हम लोग बात करेंगे कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में भैया अंतर क्या। देखो, समाज शास्त्र जो है समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र कह सकते हैं, समाज शास्त्र विषय में हम समाज के जो संबंध हैं, समाज के जो रिलेशन है उनकी बात करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो धन का अध्ययन करता है और धन से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र विषय में कह सकते हो कि धन, उससे मिलने वाले सुविधाओं का अध्ययन कौन करता है, वह भाई मेरे अर्थशास्त्र विषय करता है। समाज शास्त्र, सामाजिक संबंधों की पढ़ाई की जाती समाज शास्त्र में, और अर्थशास्त्र विषय में कह सकते हैं कि उसमें हम धन और पैसे से जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, जो हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, उनका अध्ययन कह सकते हो कि हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। अब देखिएगा, समाज शास्त्र का विकास समाज के विज्ञान के रूप में हुआ, यानी समाज शास्त्र जो है वह समाज का विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र जो है समाज के विज्ञान में मौजूद रहता है। यानी अर्थशास्त्र क्या है कि समाज के विज्ञान में मौजूद है अर्थशास्त्र। अरे भैया, समाज में अर्थशास्त्र है, पैसा तो होता ही है ना, पैसे के बिना तो समाज चलेगा ही नहीं, समाज रन ही नहीं करेगा, या जो सामाजिक संबंध हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, सामाजिक संबंध या सामाजिक रिलेशन बचेगा ही नहीं। यह अर्थशास्त्र जो है वह समाज में मौजूद है, विद्यमान रहता है। समाज शास्त्र अनुमान आधारित विज्ञान है, यानी समाज शास्त्र में, यानी समाज शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, किसी चीज का आकलन करते हैं, जबकि जो अर्थशास्त्र है वह आंकड़ों पर चलता है, संख्या पर चलता है, नंबरों पर चलता। देखा होगा ना कि समाज जो अर्थशास्त्र विषय है वो तो मैथमेटिकल है, नंबरों पर चलता है, आंकड़ों पर चलता है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा खर्च हुआ है। भैया अर्थशास्त्र बताता ना किसी परिवार की आमदनी कितनी है, किसी परिवार में महीने का कितना खर्चा आता है, या समाज जो है, एक समाज की जो गतिविधियां हैं वो पैसों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्र बात करता है। जबकि समाज शास्त्र जो विषय है वो सिर्फ अनुमान लगाने का काम करता कि समाज में ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। या अर्थशास्त्र संख्या की बात करता है, नंबर की बात करता है, आंकड़े की बात करता है अर्थशास्त्र, और समाज शास्त्र अनुमान लगाने का काम करता है। अगले देखेगा, समाज शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की बात करता है और पूरे समाज की स्टडी करता है, जबकि अर्थशास्त्र समाज का केवल आर्थिक पक्ष देखता है, पैसे वाला पक्ष। यानी कह सकते कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र विषय में हम पूरे समाज का अध्ययन करते हैं, पूरे समाज के सभी पहलुओं की पढ़ाई समाज शास्त्र में होती है, जबकि जो अर्थशास्त्र विषय है वह केवल समाज के आर्थिक पक्ष को, पैसे वाले पक्ष को, रुपए वाले पक्ष को, बस उसी की पढ़ाई अर्थशास्त्र में होती है। समाज शास्त्र जो है एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है जो पूरे समाज की स्टडी करता है, और अर्थशास्त्र एक संकुचित क्षेत्र है, छोटा विषय है जो केवल मात्र और मात्र
धन से संबंधित विषय है, जो सिर्फ धन और धन के आधार पर हानि और लाभ को देखता है। ठीक है। समाज शास्त्र मनुष्य की सामाजिक गतिशीलता को देखता है कि समाज कैसे चल रहा है, समाज के जो संबंध हैं वह किस प्रकार से हैं, या सामाजिक संबंध किस प्रकार से बनते हैं, इन सभी चीजों की समाजशास्त्र। जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां कैसे चलती हैं, यानी अर्थशास्त्र विषय में हम लोग देखते हैं कि जो समाज की आर्थिक गतिविधियां हैं, या समाज आर्थिक रूप से कैसे काम करता है, समाज आर्थिक रूप से आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, इन सब की पढ़ाई हम किस में करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं। समाज शास्त्र में हम लोग समाज को एक इकाई मानते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में हम लोग किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं कि उसकी आमदनी कितना है, उसके पास पैसा कितना है, वह कमाता कितना है। यानी समाज शास्त्र समाज को मान करके कि पूरी सोसाइटी को मान करके स्टडी करता है, और अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति को मान करके उसकी आमदनी को देख करके वो कितना धन अर्जित कर पाया है, इसका अध्ययन करता है। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र अध्ययन की विधियां और तकनीकें अलग अलग हैं। भाई समाज शास्त्र जो है उसका अध्ययन का तरीका बिल्कुल अलग है, और अर्थशास्त्र का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसका तरीका जो है वह बिल्कुल अलग है। यानी दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं दोनों का आपस में काफी घनिष्ठ संबंध है। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के घनिष्ठ संबंध है, कह सकते हो, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। समाज आर्थिक आधार पर चलता है, यह हमें अर्थशास्त्र बताता है, और समाजशास्त्र हमें सिखाता है कि अगर अर्थशास्त्र नहीं रहेगा तो सामाजिक जो संबंध हैं वह नहीं चल पाएंगे। समझ रहे हो? यानी किसी समाज में आर्थिक पहलुओं की, आर्थिक जो पहलू हैं, आर्थिक पहलुओं की जो देख रेख है, कह सकते हो कि वह हम किस में करते हैं, अर्थशास्त्र विषय में करते हैं, आर्थिक पहलुओं की पढ़ाई करते हैं। और समाजशास्त्र भाई समाज का अध्ययन है, समाज की स्टडी है, यानी समाज की स्टडी हम किस में करते हैं, समाजशास्त्र में। और अर्थशास्त्र जो है वो सिर्फ क्या है, आर्थिक पहलुओं की, आर्थिक जो पक्ष है उस पर नजर डालने का काम कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर क्या है, या दोनों में संबंध क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर देखिएगा, और ये आपको मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आ सकता है, और इसके आने के जो चांसेज हैं वो भी ज्यादा ही रहेंगे। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा, समाज शास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ संबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच में संबंध क्या है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी राजनीतिक विज्ञान के साथ समाज शास्त्र का क्या संबंध है, यानी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी का आपस में क्या संबंध है। समाज शास्त्र तो कह सकते भैया कि जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज को पढ़ते हैं, और राजनीतिक विज्ञान में समाज यानी समाज के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी समाज में राजनीति क्या है, समाज में शासन कैसा है, समाज में शासक कैसा है, सरकार कैसा है, प्रशासन कैसा है, उस समाज के बारे में। और समाज शास्त्र तो कह सकते हैं समाज का अध्ययन है, समाज के संबंधों को पढ़ते हैं समाज शास्त्र में। और राजनीतिक विज्ञान में कह सकते हैं कि समाज के राजनीतिक जो विषय हैं उनका अध्ययन किया जाता है, सिंपल सी बात है। और भाई किसी समाज के राजनीतिक संबंधों को जान करके हम सामाजिक संबंधों को समझ सकते हैं। ठीक है, अरे भाई किसी समाज में राजनीति कैसा है, शासन कैसा है, उसी से तो पता चलेगा कि उस समाज के सामाजिक संबंध कैसे हैं। इस प्रकार से कह सकते कि दोनों का आपस में हम लोग संबंध भी देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में पता भी चलता है। तो देखिएगा राजनीतिक विज्ञान के साथ समाज शास्त्र का क्या संबंध है। दो सब्जेक्ट हैं, एक है पॉलिटिकल साइंस और दूसरा है सोशोलॉजी। तो आपस में संबंध का मतलब यानी दोनों में रिलेशन क्या, संबंध क्या, देखिएगा समाज शास्त्र
और राजनीतिक विज्ञान बारीकी से कई मामलों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कहा जा रहा कि जो समाज शास्त्र विषय है और जो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस विषय है, वो दोनों आपस में काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। या कहा जाता कि समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के विषय को सत्ता, अधिकार, संरचना, प्रशासन, शासन अपने विश्लेषण में बारीकी से बुने हैं। यानी कह सकते हैं चाहे समाज शास्त्र हो चाहे राजनीतिक विज्ञान हो, दोनों ही विषयों में सत्ता यानी सरकार, अधिकार, प्रशासन, शासन कैसा है, इनका विश्लेषण है। समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कई समानता है। यानी कह सकते हैं कि भाई जो समाज शास्त्र विषय है और जो राजनीतिक विज्ञान विषय है, इन दोनों में हमें कई सारी समानता यानी सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक विज्ञान अपनी बुनियादी सिद्धांत और तरीके के लिए समाज पर निर्भर है। अरे भाई, राजनीतिक विज्ञान के लिए समाज काफी इंपॉर्टेंट है। राजनीति समाज पर ही निर्भर करती है। यानी राजनीति में जो सिद्धांत बनते हैं, राजनीति में जो तौर तरीके होते हैं, वह कह सकते कि समाज यानी समाज शास्त्र विषय पर निर्भर है। एग्जाम्पल के लिए 20वीं शताब्दी में के मध्य में कह सकते हो कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक और हार्वर्ड में क्रमशः राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक विकास में राजनीतिक विज्ञान के मुद्दों का स्वरूप प्रदान किया। दूसरी बात यह है कि केंद्रीय विशेषता अर्थशास्त्र, इतिहास और मानव विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे तृतीय पक्ष वाले विषय से ग्रहण किया है। तीसरी बात है कि वेबर हो या मैक्स वेबर हो या अन्य जो यानी विद्वान हैं, उन लोगों ने दोनों विषय के विकास और उन्नयन में योगदान दिया है। यानी कह सकते कि समाज शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान का एक प्रकार से बेस तैयार करता है। अरे भाई, राजनीति कहाँ होती है? समाज में ही तो होती है। राजनीतिक विज्ञान के जरिए हम समाज के सामाजिक संबंधों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि समाज आपस में राजनीतिक रूप से कैसे जुड़ा हुआ है, समाज की शासन कैसा है, समाज का प्रशासन कैसा है, समाज कह सकते हो कि उसका सत्ता कैसे है, समाज में स्वतंत्रता कितनी है, समाज में अधिकार कितना है। इन सभी विषयों को जानने के लिए हमें राजनीतिक विषय को जानना पड़ता है। इसलिए कह सकते कि जो राजनीतिक विज्ञान है और जो समाज शास्त्र है, दोनों में कह सकते कि काफी संबंध हम लोगों को देखने को मिलता है। इस प्रकार कह सकते हो कि पॉलिटिकल एक बुक है, हाउ गेट्स वांट वन हाउ 1936 में एक महत्वपूर्ण कार्य में, जिसमें समाज शास्त्री और राजनीतिक विज्ञान दोनों ही प्रेरक होते हैं, अतः एक विषय संरचना में कार्य करने का नेतृत्व करते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जा सकता कि समसामयिक यानी आज की विश्व में बदलती जो सामाजिक जरूरतें हैं और जो आकांक्षाएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो आधुनिक समाज की समस्याएं हैं, उसका उत्तर दृष्टिकोणों से मिलेगा। यानी आज जो समाज में सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान राजनीति के जरिए ही दिया जा सकता है। समझ रहे हो? यानी समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्त सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है, वह राजनीति के जरिए या राजनीति के अंतर्गत ही दिया जा सकता है। समाज शास्त्र को अक्सर समाज के वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। समाज शास्त्र क्या करता है? जो समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है या समाज की वैज्ञानिक तरीके से उसकी स्टडी करता है। भाई ठीक है, हम यह भी नोट कर सकते हैं कि समाज कुछ भी नहीं है, बल्कि उसमें समाज में जो समूह है, जो संस्था है, समाज में जो समुदाय है, जो संघ है, जो लोग हैं, उनकी रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं, उसी का तो नेटवर्क होता है समाज। राजनीति और शक्ति गति की मानव जीवन की सभी धारणाओं के अंग हैं। विशेष रूप से राजनीति या राजनीतिक रूप से हमेशा किसी मानव समाज का आवश्यक घटक है। करें कि भैया हर जो समाज है उसमें राजनीति होगी ही होगी। समाज का एक अनिवार्य अंग है राजनीति। बिना राजनीति के समाज चलेगा ही नहीं। कोई भी समाज हो उसमें सत्ता जरूर होगी,
उसमें सत्ता के संचालन के राजनीति का होना जरूरी है। आधुनिक समय में किसी भी समाज की राजनीति या राजनीतिक संस्था या राजनीतिक जीवन किसी भी रूप के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। यही कहा जा रहा कि आज हम किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां पर राजनीति ना हो। बिना राजनीति के कह सकते हो कि किसी समाज के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है या किसी समाज की कल्पना करना ही कठिन है। अगर हम लोग बात करें राज्य शासन, अपने कार्य, विकास, सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं जैसे कानून व्यवस्था, सुरक्षा, विकास किसी भी समाज के लिए बुनियादी हैं। भैया कोई भी समाज हो, हर समाज में सत्ता होती है, शासन होता है, समाज का जो विकास है, समाज की जो गति है, उसको देने में कह सकते कि राजनीति की एक बड़ी भूमिका है। यानी बिना राजनीति के बिना पॉलिटिकल साइंस के किसी भी समाज की कल्पना करना मुश्किल है। यानी राजनीतिक विज्ञान ही कह सकते कि किसी समाज में संस्थाएं कैसे हैं, वहां का शासन कैसा है, वहां की सरकार कैसी है, वहां को लोगों को कितना स्वतंत्रता है, किसी समाज में लोगों को कितने अधिकार हैं, यह राजनीतिक विज्ञान के जरिए ही अध्ययन किया जा सकता है। तो समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं कि आपस में एक प्रकार से काफी जुड़ा हुआ विषय है। सामाजिक विज्ञान में भी सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ सामाजिक दुनिया की स्थिति पर अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करता है। मानव समाज में स्थिति पर तेजी से वैश्विक रूप से जुड़े दुनिया में सामाजिक रिश्तों में नेटवर्क, राजनीतिक परंपरा, जाति राजनीति, जातीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बढ़ती है और आर्थिक स्थिति और भाषाई समृद्धता। यानी कह सकते कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जो किसी भी समाज में जाति कैसा है, समाज का आकार कैसा है, समाज के संबंध कैसे हैं, समाज में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता है, व्यक्ति को कितना अधिकार है, समाज में क्या है, समाज कैसा है, इन सबको जानने में राजनीतिक विज्ञान हमारी मदद करता है। समाज शास्त्र उसके सामाजिक निहितार्थों पर विशेष ध्यान देने से राजनीतिक व्यवहार की भी जांच करता है। वास्तव में समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में गहरे संबंध है। यानी कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है, दोनों में काफी गहरा संबंध है। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण या कह सकते हो कि उनकी विधियां अलग हैं। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण अलग है, उसकी विधि अलग है। राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है, उसकी विधि भी अलग है। राजनीतिक वैज्ञानिक सरकारों और उनके नेताओं के उदय, पतन और परिवर्तन की जांच करता है। राजनीतिक विज्ञान में है हम पॉलिटिकल पार्टियों को पढ़ते हैं, राजनीति कैसे होती है, तमाम सरकारों का अध्ययन करते हैं। जबकि जो समाज शास्त्र विषय है वह समाज में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक व्यवहार हैं, समाज की गतिशीलता जो है वह सामाजिक विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोनों का कह सकते कि जो संबंध है वह काफी हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी कह सकते कि समाज शास्त्र कह सकता हूं और जो राजनीतिक शास्त्र है, इन दोनों विषयों में जो संबंध है काफी देखने को मिलता है। समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों कई बिंदुओं पर चलते हैं और सामाजिक यथार्थ का व्यापक विश्लेषण करते हैं। दोनों साथ साथ भी चलते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में कई सारी समानताएं हैं। विद्वानों द्वारा अच्छी तरीके से दोनों विषयों की सराहना भी की जाती है। हालांकि दोनों विषयों में अंतर भी है जिनका गंभीर रूप से आकलन भी करते हैं। समाजशास्त्र सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से बातचीत प्रणाली की बात करता है। सामाजिक समूहों, संस्थानों के भीतर राजनीतिक विज्ञान जो है वह किसी समूह के भीतर नियंत्रण की बात करता है। यानी राजनीतिक विज्ञान कंट्रोल की बात करता है, नियंत्रण की बात करता है, और जो समाज शास्त्र है वह किसी भी समूह या संस्थान में बातचीत के आधार पर समाधान ढूंढने की क्या करता है, बातचीत करता है। तो इस प्रकार से कह सकते कि भाई जो राजनीतिक विज्ञान है और जो समाज शास्त्र है, दोनों का आपस में संबंध भी काफी बेहतर है। आप लोग कह सकते कि किसी भी समाज में कोई भी ऐसा समाज आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा समाज मिलेगा, ना कोई ऐसा देश मिलेगा, ना कोई ऐसा कंट्री मिलेगा जहां पर राजनीति ना हो।
कोई भी समाज बिना राजनीति के सरवाइव कर ही नहीं सकता है। समाज को चलाने के लिए राजनीति जरूरी है, बल्कि अति आवश्यक है। और राजनीति भी क्या होगी भैया, समाज में ही होगी। बिना समाज के कोई भी राजनीति हो ही नहीं सकती। और समाज में सरकार कैसा है, सत्ता कैसा है, लोगों को अधिकार कैसा है, लोगों को न्याय मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, समाज में राजनीतिक दल कैसे हैं, समाज के विचारों को जानने का काम राजनीतिक विज्ञान करता है, समझ रहे हो। और समाज के सामाजिक संबंधों को हम समाज शास्त्र विषय में हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है और जो राजनीतिक विज्ञान है, दोनों में कह सकते हैं कि हम लोगों को कई सारी समानताएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो समाज शास्त्र और कह सकते हैं कि समाज शास्त्र हो और राजनीतिक विज्ञान हो, दोनों विषयों में काफी सिमिलरिटी यानी काफी संबंध हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में 20 नंबर का भैया मेरे आएगा। तो आपको बाकायदा पॉइंट बना करके अच्छे से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से करके आइए। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा, सामाजिकरण, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है, देखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट जो रहेगा भाई, सामाजिकरण के प्रकार, प्रथम सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण, तृतीय लैंगिक सामाजिकरण क्या होता है, इस सब हम लोगों की बात करेंगे। सामाजिकरण के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और सामाजिकरण के जैसे माध्यम दे रखा भाई, सामाजिकरण क्या होता है, परिवार होता है। अरे भाई यही बात है, जैसे मान लो कि तुम्हारा जन्म हुआ, ठीक है, तो तुम्हारा सबसे पहला सामाजिकरण परिवार के जरिए होता है। परिवार में भाई मम्मी है, पापा है, मौसी है, बुआ है, होता है। फिर आपका समूह के साथ होता है, आप किसी ग्रुप में चलते हैं, जैसे आप किसी के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उठते बैठते हैं, उसके साथ हो जाता है। फिर जब आप पढ़ने जाते हैं तब आपका सामाजिकरण होता है। तो क्या है, सामाजिकरण के क्या है, अलग अलग माध्यम है। सामाजिकरण इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, ठीक है। देखिएगा, देखो सामाजिकरण का अर्थ देखो, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के विभिन्न सरोकारों को समझने और समाज विकास के, यानी कह सकते भाई सामाजिकरण एक ऐसी चीज है जो कह सकते कि समाज को समझने में और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कह रहे कि मानव को समझने में, ठीक है, समाज को समझने में और समाज के विकास में सामाजिकरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दो चीजें विभिन्न समाजों में बच्चों को सामाजिक मूल्यों से अवगत कराने की अलग अलग करे। देखो हर समाज में अगर आप देखोगे ना, तो उसमें जो बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग सामाजिक संस्कार होते हैं। देखो भाई कहीं कहीं सामाजिक संस्कार में देखोगे कि भाई आपको सबको पैर छूना है, कहीं पर ऐसे हाथ मिलाना होता होगा, कहीं पर ऐसे चुम्मा ले लेते हैं। तो इस प्रकार का भी सामाजिक, यानी कह रहे हैं कि हर समाज जो होता है अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से सामाजिक मूल्य, भाई समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसा व्यवहार करना है, आपको कैसे बातचीत करना है, इस प्रकार की जो जो चीजें होती हैं हर समाज अलग अलग तरीके से बताता है, ठीक है। बच्चे के व्यक्तित्व का समुचित विकास, उसका समाज, देखो जब आपका डेवलपमेंट होता है, जैसे भाई आपका जन्म हुआ, ठीक है जी, आपका जन्म हुआ, ठीक है, तो आप अपने घर से परिवार के साथ स्कूल में गए या आप अपने समाज, यही तो हमारा सामाजिकरण है। यानी जब हम अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं कि समुचित जो विकास हो रहा है आपका, उस वही क्या हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिकरण है। देखिएगा जैसे हम लोगों ने बात की भाई कि जैसे आपका जो व्यक्तित्व है, यानी कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे मान लीजिए भाई आपका जन्म हुआ, ठीक है, तो आप सबसे पहले आप अपनी मम्मी को जाने, पापा को जाने, आपने अपने घर में भाई बहनों को जाने, आप अपने परिवार में जो एक दूसरे के साथ आपका जो संबंध बना, आप फैमिली के साथ पहले बनता है बच्चे का, पहला सामाजिकरण परिवार के साथ। दूसरा आपके जो दोस्त बनेंगे, जो आपके गली मोहल्ले के बच्चे होंगे, जो आप हम उम्र के साथी होगा, उनके साथ आप लोग खेलेंगे कूदेंगे, इस प्रकार की भी चीजों को तो हम लोग करते हैं ना, यानी उनके साथ हम लोग खेलते भी हैं, दूसरा सामाजिकरण होता है। फिर हम जब स्कूल जाते हैं तब वहां पर भी हमारा सामाजिकरण होता है, हम वहां हमारे बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं, वहां पर भी हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटी को सीखते हैं, ठीक है, यही सामाजिकरण है। सामाजिकरण के अंतर्गत बच्चे अपने परिवारों के परिजनों
और संबंधित वर्गों के नियमों, आदतों और मूल्यों की जानकारी दी जाती है। अरे भाई समाजीकरण यही है कि समाज में कैसे उठना और कैसे बैठना है। जैसे आप एक किसी जाति से आते हैं तो आपकी कास्ट में कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना है, सारी चीजें। जैसे आप एक मुस्लिम परिवार से हैं तो आपका जो सामाजिकरण होगा मुस्लिम परिवार की तरह को, भाई उसमें कैसे आपको सुबह उठना है, आपको कैसे रोजे रखने हैं, ठीक है, आपको कैसे बाकी दुआ सलाम कैसे करना है, ठीक है, ये बताया जाएगा। मान लिया आपने भाई किसी हिंदू परिवार में जन्म ले लिया तो भाई आपको मंदिर वंदिर कैसे जाना है, नमस्ते नमस्कार कैसे करना है, खाना पीना कैसे है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपका सोसाइटी, यही तो सामाजिकरण है, समझ रहे हो। जैसे तुम एक हिंदू परिवार में जन्म लिया तो वो बताएगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुमको नमस्ते कैसे करना, नमस्कार कैसे करना, किससे बात करना, किससे कैसे बोलना है। अरे यही भी तो सामाजिकरण, भाई अपने से जो बड़ा है उसके साथ बदतमीजी नहीं करना, इस प्रकार की चीजें हैं। उसको नमस्ते करना है, ठीक है, बदतमीजी नहीं करना है, इस प्रकार की चीजें। यही हमारा क्या होता है जी, सामाजिकरण होता है। बच्चा सामाजिकरण के माध्यम से समाज की मान्यताओं और रीति रिवाज और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करता है। अरे भाई आप सामाजिकरण के जरिए तो आप जानते हो कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारे यहाँ शादी कैसी होती है, हमारे यहाँ विवाह कैसे होता है, हमारे यहाँ पर परिवार आपस में कैसे जुड़ते हैं, पूजा पाठ कैसे होता है, अन्य जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें कैसी होती है। इन सब चीजों को हम किसके जरिए जानते हैं, सामाजिकरण के माध्यम से ही जानते हैं, समझ रहे हैं। यानी ये सारी चीजें हम किससे जानेंगे, सामाजिकरण के जरिए जान पाएंगे। यानी सामाजिकरण से क्या होता कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कारों का हस्तांतरण होता, संस्कृति। अरे भाई जैसे मान लो आज तुम हो और तुमको सब पता, शादी कैसी होगी, विवाह कैसे होगा, मिलना जुलना कैसे, उठना बैठना कैसे, तुम जानते हो। तुम वही चीज अपने बच्चों को भी तो सिखाओगे। तो यानी सामाजिकरण के जरिए हमारी जो संस्कृति क्या होती है, अरे संस्कृति का मतलब होता है भाई मेरे खान पान, उठना बैठना, बोली भाषा, पहनावा, लोक रंग, यानी पूजा पाठ कैसे होता है, शादी विवाह, यही संस्कृति होती है। और यही क्या यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जा रहा है ना। अरे सामाजिकरण को सिंपल सा है कि भाई आप अपने आसपास के लोगों के साथ मेल जोल कैसे रखोगे, व्यवहार कैसे रखोगे। सुबह जाते हो किसी को नमस्ते बोल दिया, किसी को नमस्कार बोल दिया, किसी को मामा बोल दिया, किसी को मौसी बोल दिया, किसी को चाची बोल दिया, तो क्या है, ये सामाजिकरण है। देखो छोटा सा बच्चा जब रहता है अपनी मम्मी के साथ जाता है तो मम्मी इसको बता रही बेटा अंकल को नमस्ते कर दो, बेटा आंटी के पैर छू लो, तो क्या है, यानी एक आपको सिखाया जा रहा है कि आपको सामाजिकरण जो है सिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं। यही है सामाजिकरण। जैसे आप स्कूल गए तो आपका टीचर आपको बताएगा, या आपके जो क्लासमेट होंगे, भाई टीचर आगे तो सारे खड़े हो जाओ, टीचर को गुड मॉर्निंग बोल दो या जो कुछ बोलना है, ये सब यही सामाजिकरण है। यह प्रक्रिया बच्चों में अनेक प्रकार के दायित्वों से अवगत कराती है और उनका निर्वाह करने में, भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सामाजिकरण के जरिए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, समझ रहे हो। सामाजिकरण के जरिए तो जानते हैं आपको क्या करना, भाई आपको किससे नमस्ते करना, किससे नमस्कार करना है, किससे कैसी बातें करनी है, समझ रहे हैं। अपने से बड़ा है उससे कैसे बात करो, अपने से छोटा है आपको अपने पापा से कैसी बात करनी है और अपने दोस्त से कैसी बात करनी है, दोनों में फर्क है ना। आप जैसे अपनी मम्मी से बात करती हो अपनी सहेली से वैसी बात तो नहीं करती है ना, ये फर्क है, डिफरेंस है ना जी। यही सामाजिकरण है। आप जैसे अपने टीचर से बात करती हो, क्या आप उसी प्रकार की बातें आप किसी और व्यक्ति से नहीं करती ना, तो क्या है, यही सामाजिकरण है। यानी जब हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, सामाजिकरण के जरिए कह सकते हैं कि एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी जोड़ने का काम करती है, यानी ज्वाइंट कर देती है ना। अरे भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी पापा जैसे चीजों को कर रहे हैं, जैसे तुमने देखा, वो जैसे पूजा करते हैं, जैसे नमस्ते नमस्कार करते हैं, वो तुम्हारे घर में कोई आंटी आता, कोई अंकल आता है, तुम्हारे मम्मी पापा जैसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आने वाले समय में आप भी वैसा ही कर रहे हैं ना। यही सामाजिकरण है। ऐसा नहीं, सामाजिकरण कई बार सिखाया जाता है और कई बार हम लोग कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण की जो चीजें हैं, जो चीजें हम सीखते हैं, उनको हम देखते भी है ना। अभी पापा तुम्हारे जैसे तुमको छोटे हो तो बताते हैं ना कि बेटा ऐसे खाना है, ऐसे चम्मच पकड़ना है, पानी इधर नहीं गिराना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, कपड़ा ऐसे पहनना है, ठीक है, ये हुक इधर बंद कर लेना है। क्या है, ये सामाजिकरण है, ठीक है। किसी के घर जाना है तो कैसे बात करना, किसी के जाना तो बाहर चप्पल निकाल देना है, तो क्या, यही सामाजिकरण है। सामाजिकरण की परिभाषा देखिएगा क्या बताते हैं। सामाजिकरण उस पद्धति से मनुष्य का परिचय कराता है जो उसमें
सामाजिक संस्कृति को ढालती है। यानी सामाजिकरण क्या करता है कि हमें किसी संस्कृति में ढलते हैं हम लोग। देखो भाई, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता ना, उसको कुछ नहीं पता है कि उसको कैसे रहना, कैसे उठना। देखो एक बात बताओ कि इंडिया में कोई बच्चा जन्म ले रहा तो यहाँ की संस्कृति सीख जाता है, अमेरिका में जन्म लेता तो अमेरिका का कल्चर सीख जा रहा है, समझ रहे। यानी कह सकते कि मनुष्य जब जन्म ले रहा है तो वो सामाजिक संस्कृति से धीरे धीरे ढलता है। सामाजिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें असहाय मनुष्य धीरे धीरे एक सामान्य और जागरूक व्यक्ति बन जाता है और धीरे धीरे अपनी संस्कृति कल्चर को सीख लेता है। कह सकते हैं सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य को सामाजिक समूहों के रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, ठीक है। सामाजिकरण के जरिए हम अपने समाज के रीति रिवाजों को, नियमों को, कानूनों को सीखते हैं कि भाई हमारे समाज में कैसे बात करना है, कैसे चीत करना, कैसे नमस्ते करना, कैसे नमस्कार करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बुरा है, क्या नहीं बुरा है, ठीक है, समझ रहे हैं। यही सामाजिकरण है। कह सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हम उस समाज की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसमें हम पैदा हुए हैं, ठीक है। आप जिस धर्म में पैदा हुए, आप जिस जाति में पैदा हुई हैं, आप उस धर्म और उस जाति की संस्कारों को, रीति रिवाजों को आप सीख रही हो ना, यही सामाजिकरण है। यानी आप एक सामाजिक व्यक्ति बन गई। देखो जब छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो कौन दादी है, कौन नानी है, कौन मौसी है, कौन अंकल है, क्या टीचर है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता उस बच्चे को, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को या समस्त चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। देखते नहीं, स्कूल जाते तो हम वहां सीख लेते हैं कि प्रिंसिपल से कैसी बात करनी है, टीचर से कैसी बात करनी है। अपने दोस्त से आप जैसे बात करते वैसे आप टीचर से बात नहीं करते, और जैसे टीचर से बात करते वैसे आप अपने पापा से बात नहीं करती हैं, ठीक है। ये आपने सीखा है ना सामाजिकरण में, ठीक है, ठीक है। आपकी छोटी बहन है, आपकी बुआ है, आप जैसे अपनी बुआ से बात करती हो तो ऐसे छोटी बहन से तो बात नहीं करती उस लहजे में ना, समझ रही हैं। आप अपनी मम्मी पापा से बदतमीजी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया है, आपको संस्कार दिया गया, आपको बताया गया, इसलिए नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। जब छोटा सा बच्चा था उसको तो कुछ नहीं पता होता जी। यानी यही सारी चीजें जब हम सीखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। अगला देखिएगा हमारा क्या रहेगा, सामाजिकरण के प्रकार। तो जैसे सामाजिकरण की अगर हम लोग बात करेंगे, विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों का सामाजिकरण अलग अलग होता है। भाई हर एज में सामाजिकरण बिल्कुल अलग अलग होता है। तो जैसे मान लो आप बचपन में आपका जो सामाजिकरण होगा बिल्कुल अलग होगा, जवानी में बिल्कुल अलग होगा, बुढ़ापे में बिल्कुल अलग होगा, यानी इस प्रकार से। तो भैया प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, यह मनुष्य के सामाजिकरण का पहला चरण है। जन्म से लेकर के बचपन तक का सामाजिकरण प्राथमिक समय, यानी जब आपका जन्म होता है और जन्म से लेकर के बचपन का जो सामाजिकरण है वह कह सकते हैं कि पहला चरण है सामाजिकरण का, ठीक है। इस समय कह सकते हैं कि बच्चे को भाषा ज्ञान बहुत सिखाया जाता है, यानी इसको बोलना खूब सिखाया जाएगा। मामा बोलो, बुआ बोलो, ठीक है, पापा बोलो, मम्मी बोलो, भाषा ज्ञान सिखाया जाता पहला। देखो बच्चे का जब न होता सिखाते नहीं, मम्मी बोलो, पापा बोलो। तो प्राथमिक सामाजिकरण में कह सकते बचपन का सामाजिक जन्म से बचपन तक का होता है। एक तो इसमें बोलना सिखाया जाता है जिसको हम लोग भाषा ज्ञान कहते हैं कि बच्चा भाई इसको बोलना सिखाया जाएगा। दूसरा इस चरण में परिवार और प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है बच्चे का लगभग परिवार में ही बच्चा रहता है, ठीक है। परिवार में ही सब चीज सीखेगा, मम्मी सिखाएंगी, पापा सिखाएंगी, बुआ सिखाएंगी, मौसी सिखाएंगी, सारा जो पारिवारिक फैमिली जो उसका है वही सिखाता है, ठीक है। इस अवधि का बालक में अबोध बालक अपने परिवार के परिवेश से भाषा, यानी इस समय कह सकते हैं कि बच्चा जो है अपने परिवार में ही भाषा को सीखता है कि भैया मम्मी बोलना, पापा बोलना, खाना खाएगा, वो सीख भी जाता है, बाथरूम करना उसको सिखा भी देते हैं, बेटा सूसू करना है, ठीक है, पैंट निकाल देना है, ये सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। यानी बच्चा अपने परिवार में भाषा की जानकारी प्राप्त कर लेता प्रारंभिक सामाजिकरण में, ठीक है। इस अवधि के आगे ही जीवन सीखने की प्रक्रिया, ये पहली प्राइमरी है भाषा। अरे भाई बच्चा बोलना जब सीख लेता ना, ये प्राथमिक सामाजिकरण है। अरे जब बच्चा बोल लेगा तो बता देगा कि भूख लगी है, पेशाब लगी है, बाथरूम जाना है, कि पानी पीना है, कि खाना खाना है, कि दूध पीना है। तो पहले सामाजिकरण में क्या होता है कि बच्चे को
भाषा ज्ञान खूब सिखाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण की मूल संस्कृति और उसके विचारों से अवगत कराते हैं। इस अवधि में बच्चे के अंतर्मन और मूल्यों के विचारों का, यानी प्राथमिक सामाजिकरण में कह सकते हैं बच्चे का जो एक अंतर्मन होता है, जो बनावट होती है, वो कैसे वहीं से शुरू होती है। उन्हें दुनिया के विभिन्न सरोकारों की, देखो प्राथमिक सामाजिकरण में बच्चा दुनिया को कुछ नहीं जानता, दुनिया में क्या है क्या नहीं है। सिर्फ बच्चा अपनी मम्मी को जानता, अपने पापा को जानता है, वह सिर्फ अपने परिवार के लोगों को तक ही सीमित रहता है बच्चा। ठीक है, बाहरी कुछ नहीं रहता है। द्वितीय सामाजिकरण में क्या होता है, देखो जब बच्चा बचपन की दहलीज को लांघ करके किशोरा अवस्था में पहुंच गया, यानी अब बच्चा कह सकते भाई टीनेज में आ गया है। ठीक है, यानी 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 19 तक टीनेज, यानी 13 से लेकर के 19 साल तक की जो अवधि होती है, जिसको हम बोलते हैं भैया किशोरावस्था। जब बच्चा टीनेज में आता है, यानी किशोरावस्था में आता है, तब बच्चे का सामाजिकरण का दूसरा चरण शुरू होता है। पहले चरण में तो बच्चा घर में था और घर में ही मम्मी पापा भाई बहन और दादा दादी बुआ मौसी से वो सारा चीज सीखा है, खास तौर से भाषा को सीख करके आया है। अब वो बोल लेता है, उसको पानी पीना है, उसको बाथरूम जाना, इतना जानता है। सेकंड सामाजिकरण में अब वो टीनेज 13, 14, 15 साल में आ गया जी। इस चरण के दौरान बच्चे का सामाजिकरण परिवार के साथ साथ विद्यालय के साथ, यानी बच्चा परिवार से निकल करके स्कूल जाने लग गया है और अपने साथियों के साथ वो खेलने लग गया। यानी दूसरे सामाजिकरण में जो बच्चा होता है वह विद्यालय में जाकर के तमाम गतिविधियों को सीखता है और अपने मित्र समूहों को में योगदान देने, यानी उसके दोस्त बनने लग जाएंगे कि फलाना मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूं, अभी बैट बॉल खेलेंगे, अभी फलाना खेलेंगे। यानी दूसरे सामाजिकरण में बच्चा क्या करता है, दूसरा सामाजिकरण हमारा क्या होता है, विद्यालय और समूह मित्र के, यानी द्वितीय सामाजिकरण में कह सकते हैं कि बच्चे का सामाजिक संपर्क, नैतिक रीति रिवाज और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को सीखता है। जब बच्चा संस्थान व्यवस्था, यानी विद्यालय में बच्चा शिक्षण प्राप्त करता है, तब उसका सामाजिकरण दूसरा, यानी जब बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में उसके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, विद्यालय में जाएगा तो उसको भाई अनुशासन भी सिखाया जाता है कि तुमको डिसिप्लिन, इतने बजे उठना है, इतने बजे। देखो बच्चा घर में रहता तो बच्चा 4 बजे भी उठ रहा है, रात में 12 बजे उठ जा रहा है, वो कभी 7 बजे उठ जाता है तो कभी 10 बजे बच्चा उठ रहा है। लेकिन विद्यालय में जब बच्चा जाने लग जाता है तो उसका एक समय बंध जाता है भाई, कि वो टाइमिंग बन जाती है, इतने बजे खाएगा, इतने बजे सोएगा, इतने बजे ये करेगा, उतने बजे वो करेगा। तो विद्यालय का जब बच्चे का सामाजिकरण होता है तो उसका दूसरा सामाजिकरण होता है। दूसरे सामाजिकरण में कह सकते हैं कि बच्चा समाज के साथ साथ चलता है, परंतु पारिवारिक व्यवस्थाओं से हट करके बच्चा जब विद्यालय में शिक्षा पाता है तो उसमें अपने दायित्व, यानी अपनी जिम्मेदारी को समझने लग जाता है। मम्मी मेरे को खाना दे दो, मुझे स्कूल जाना, मेरी टीचर ने इसको कहा है और मेरे टीचर ने ये बताया है। यानी बच्चा कह सकते हैं द्वितीय सामाजिकरण में अपने दायित्व, यानी अपनी जिम्मेदारियों को सीखने लग जाता है। यानी हम लोग वहां पर क्या करते हैं, भाई हमारी जिम्मेदारी क्या है। छोटे बच्चे को देखोगे ना, जब 13, 14, 15 साल, यानी 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में जब बच्चा पहुंच रहा है, तब उस अपनी जिम्मेदारी को समझता है। समझ रहे हो कि टीचर ने काम दिया है, ये करना, वो करना, खाना पीना है, सब सीखने लग जाता है। ठीक है, दूसरे चरण में कह सकते हैं कि बच्चा सामाजिकरण में विभिन्न दायित्वों के साथ जुड़ता है। इस दौरान बच्चा ज्ञान अर्जित करके, यानी उसको सतर्कता के साथ सीखता है और प्राथमिक चरण की तरह कह सकते हैं वह सांस्कृतिक गतिविधियों का भी ज्ञान लेता है। यानी कह सकते हैं दूसरे चरण में जो बच्चे का जो सामाजिकरण है वो विद्यालय के साथ खूब होता है। माता पिता से हट करके बच्चा घर छोड़ करके विद्यालय गया और विद्यालय में कई सारी गतिविधियों को सीख रहा है। अब धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, जिम्मेदार बन रहा है। क्या या कह सकते हैं उसमें अब जिम्मेदारी का जो भाव है वो बन रहा है। लैंगिक सामाजिकरण क्या होता है? लैंगिक सामाजिकरण का मतलब है कि लड़का जानता है कि मैं लड़का हूं और लड़की जानती है कि मैं लड़की हूं। इसको बोलते हैं जी लैंगिक सामाजिकरण। इस चरण में आते आते बच्चे का विचार ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में लैंगिक भूमिकाओं की जानकारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लैंगिक चेतना के पर मनुष्य में स्त्री पुरुष की विशेषताएं निर्मित होती हैं। स्त्री पुरुष के बीच संबंध होते हैं, वह एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह देते हैं। लैंगिक चेतना स्त्री और पुरुष के सामाजिक, देखो भाई लैंगिक सामाजिकरण का मतलब होता है कि जब बच्चा समझ जाता है कि मैं एक लड़का हूं, ठीक है, और एक लड़के के रूप में मेरा क्या दायित्व है, और एक लड़की जब अपने शरीर, अपनी बॉडी को एक लड़का जब पहचानने लग जाता है और जानने लग जाता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं लैंगिक सामाजिक। देखो भाई
5 साल का 4 साल की बच्ची है और 2-3 साल का लड़का है, तब वह लैंगिक सामाजिकरण नहीं है। देखा होगा छोटे बच्चे लड़कियों के साथ भी खेलते रहते, बच्चे लड़के लड़कियां आपस में खेलते रहते, उसमें कोई नहीं सामाजिकरण नहीं है, समझ रहे हो, वहां नहीं रहता है। लेकिन जैसे अगर आप देखोगे, जैसे वो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लैंगिक सामाजिकरण होने लग जाता है। जैसे लड़की होगी तो लड़कियों के साथ खेलने लग जाएगी, लड़का होगा लड़कों के साथ खेलने लग जाएगा। लैंगिक सामाजिकरण में कह सकते हैं कि बच्चे में पता चल जाता कि मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है। बच्चा ये बोलेगा कि ये इसको मत, जैसे छोटा लड़का है तो उसको माँ उसको फ्रॉक पहना देगी लड़कियों वाला, तो कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन एक समय जब वो बड़ा हो जाता है वो बोलेगा ये फ्रॉक नहीं पहनना है, लड़कियां पहनती हैं, समझ लो। यानी उसको हेयर स्टाइल यानी बाल कटिंग वाला थोड़ा बदल जाएगा। यानी लैंगिक सामाजिकरण में भी होगा, लड़का छोटे बाल रखने लग जाएगा, लड़कियां बड़े बड़े बाल रखने लग जाएंगी, जूड़ा उड़ा बांधने लग जाएंगी। लैंगिक साज सज्जा में भी परिवर्तन है, लड़कियां जो रहेंगी सजने वजने लग जाएंगी, वही क्रीम पाउडर लगाने लग जाएगी, लिपस्टिक उपिस्टिक या इस प्रकार से चीजें, नहीं सजना संवरना जो है यह भी लैंगिक सामाजिकरण में आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें बच्चा या एक प्रकार से जो लड़का है लड़कियां हैं, उनमें जैसे लड़कियां गुड्डियों से खेलती हैं, लड़के खिलौने और कार और बंदूक से खेलने लग जाते हैं, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसको एक प्रकार से लैंगिक सामाजिकरण बच्चे का हो जाता है, समझ लो। यानी वो समझ जाता है कि मैं एक लड़का हूं, लड़के के रूप में उसकी पहचान धीरे धीरे होने लग जाती है। वह दूसरा लिंग यानी लड़की का, जैसे आप लड़की हैं तो आप लड़की के रूप में आपकी एक बनावट या आप अपने आप को एक लड़की के रूप में महसूस करती कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कैसे खाना खाना है, ठीक है, मुझे कैसे बात करनी है, या मुझे किस तरह से व्यवहार करना है, समझो। यानी ये लैंगिक सामाजिकरण है, ठीक है। यानी उसका लिंग के रूप में एक सामाजिकरण हो जाता है, समझ रहे हो। वो लड़की होगी तो नेल पेंट लगाने लग जाएगी, या कह सकते हो लाली लिपस्टिक लगाने लग जाएगी, या कह सकते हो उससे कम आप कह सकते हो कि बाल बड़े रखने लग जाएगी। ये लैंगिक सामाजिकरण होता है। उसकी सहेलियां बनने लग जाएंगी, लड़कों से दोस्ती हो सकता शायद कम हो, ठीक है। लड़का होगा तो एक प्रकार से उसमें अलग प्रकार का सामाजिकरण का जो भाव है वो आने लग जाएगा। ये लैंगिक सामाजिकरण होता है। यानी आप एक लड़के और लड़की के रूप में आपकी एक पहचान जब बनती है, सामाजिकरण जब आपका होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंगिक सामाजिकरण। देखो भाई, अगर एक बात देखोगे, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, तो भाई किसी के साथ भी उसको कोई भी गोद में उठा ले रहा है, समझ रहे हैं, छोटा सा बच्चा है। लेकिन मान लो 15 साल का लड़का है तो उसके थोड़ी उसको सब गोद में उठा ले रहे हैं। ये क्या है? ये लैंगिक सामाजिकरण है, समझ रहे हैं। ये लैंगिक सामाजिकरण हो जाता है, आप समझ रहे हैं। ये परिवर्तन है, चेंज है, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं। अगला है जी अग्रिम सामाजिकरण। क्या होता है? देखो, अग्रिम सामाजिकरण प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट ने की है। इस सामाजिक प्रक्रिया में भावी भूमिका और कार्य के तैयार हो जाते हैं। यानी हमें कौन सी काम करना, कौन से काम नहीं करना जो भविष्य में, उसको बोलते हैं जी हम लोग अग्रिम सामाजिकरण, ठीक है। इससे उनके कार्यों के लिए आसान चयन हो जाता है, वह सरलता से उसे संभालते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि माता पिता अभिभावक प्राथमिक सामाजिकरण की अवस्था में बच्चों के उनके भावी कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं, सामाजिक भूमिका से अवगत। कुछ माता पिता अपने भविष्य निर्माण के लिए बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा देते हैं उन्हें भविष्य, यानी कह सकते हैं अग्रिम सामाजिकरण का मतलब, यानी जब बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जब सोचने लग जाता है कि उसको आगे चल करके लाइफ में क्या करना, आगे चल करके उसको फ्यूचर में क्या करना है, इस प्रकार से जब उसको भाई आगे चल कर मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, इस प्रकार के काम करना है, उसे हम लोग अग्रिम सामाजिकरण कहते हैं। आगे जाकर के वो क्या करना क्या नहीं करना, उसको नाचने में जाना, गाने में जाना, खेलने में जाना, कूदने में जाना है, उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, उसको क्या करना क्या नहीं करना है। जब इस प्रकार से अपने आप को देखने लग जाता है, उसको भविष्य में क्या करना क्या नहीं करना है, और उसको अपना फ्यूचर किस में, भविष्य किस में दिखता है, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, अग्रिम सामाजिकरण कहा जाता है। अगला है पुनः सामाजिकरण। पुनः सामाजिकरण में मनुष्य को पुराने व्यवहार और भूमिकाओं को त्यागने के लिए नई भूमिकाओं का निर्वाह करता है। जब किसी व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बदलाव की जरूरत में, तब पुनः सामाजिकरण होता है। पुनः सामाजिकरण में व्यक्ति जीवन में लगातार चलता रहता है, जिन्हें अतीत की भूमिकाओं को छोड़ करके नए अनुभव अपनाने पड़ते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कहा है कि जिस प्रकार पागल खाने में रहने वाले लोगों को यह वहां के नियमों को कठोरता से पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार संस्थाओं को यह आग्रह है कि उनके काम करने वाले लोगों के नियमों को पालन करें, भले वह अनुकूल हो या न हो। लड़की को विवाह के बाद ससुराल में जाकर के रीति रिवाजों का पालन करने के लिए तैयार किया, पुनः सामाजिकरण है। इसी उद्देश्य से लड़की नए परिवेश में जाकर के बसती है और अपने आप को उसी तरह ढालती है। देखो, पुनः सामाजिकरण का मतलब होता जी
इसको आसान से समझो, जैसे किसी लड़की की शादी, ठीक है, किसी दूसरे परिवार में हो गई, तो भाई वो उस लड़की जाकर के दूसरे परिवार में रीति रिवाजों को सीख रही है, कैसे सास ससुर के साथ कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है, देवर के साथ कैसे रहना है, देवरानी के साथ कैसे रहना है। इसे हम पुनः सामाजिकरण कहते हैं। जब शादी के बाद रिश्ते बदलते हैं और फिर हम एक बार फिर से चीजों को सीखते हैं, संस्कारों को सीखते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं, पुनः सामाजिकरण कहा जाता है। खास तौर से शादी होने के बाद खास तौर से लड़कियों में पुनः सामाजिकरण होता है, क्योंकि जहां पर वो कह सकते हैं 18, 20, 25 साल जहां रही हैं, उस समाज को छोड़ करके, उस घर को छोड़ करके जब दूसरे घर में जा रही हैं, तो उस लड़की को उस घर के संस्कारों को सीखना पड़ रहा है, उस घर के रीति रिवाजों को सीखना पड़ रहा है, जो ना चाहते हुए भी बेचारी सीख रही है। समझ लो, अपने घर में हो सकता है कि वो 9 बजे सबसे खाना बनते खा लेती होगी। जैसे एक लड़की है, मान लो घर में खाना बनता, सबसे पहले वही धावा बोल के खा लेती है। अब भाई शादी हो गई, अब किसी दूसरे घर में चली गई, अब आखिरी में खाना खा रही है, तो क्या है, यानी ये पुनः सामाजिकरण है। समझ रहे, यानी ना चाहते हुए भी आपको सारा करना है। आप उसी तरह से क्या ढलते हैं, यानी आपका दूसरा सामाजिकरण होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या कहते हैं, इसको पुनः सामाजिकरण कहा जाता है। समझ रहे हो, आपको एक पति के साथ रहना, उसके अनुसार आपको वो क्या करता है क्या नहीं करता है, इस प्रकार की चीज होती हैं। आपके मम्मी पापा से बिल्कुल अपोजिट एक सास ससुर आपको मिल जाएंगे। भाई ना चाहते हुए सास ससुर को देखभाल करनी पड़ेगी, चीजें करनी पड़ेगी। आप अपने पिता के साथ व्यवहार अलग तरीके से करती होंगी, उनके साथ आपका लगाव अलग रहेगा, लेकिन सास ससुर के साथ थोड़ा अलग व्यवहार हो जाता है। तो यानी जब शादी करने के बाद लड़कियां किसी दूसरे परिवार, किसी फैमिली में जाती हैं और वहां के संस्कारों रीति रिवाज को जब वो सीख रही हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, पुनः सामाजिक, यानी दोबारा फिर भाई सारा सीखना पड़ रहा है, फिर एक प्रकार से भाईचारा बनाना पड़ रहा है और एक प्रकार से परिवार को समेटना पड़ रहा है। ये पुनः सामाजिकरण है। वैक्स सामाजिकरण होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने वैक्स होने पर, यानी भूमिकाओं को अदा करने, यानी कहते हैं जब हम लोग भाई बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पति पत्नी या कर्मचारी के रूप में जब हमारी भूमिका, जैसे मान लो आपकी शादी हो गई तो आप बड़े हो गए, फिर आपका सामाजिकरण बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे आप अभी रहती हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपका सामाजिकरण बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप कभी भी उठ जाती हैं, कभी भी खा लेती हैं, कभी भी कुछ कर लेती हैं, ना कोई रोक है, ना कोई टोक है, कुछ भी नहीं, आजादी बिल्कुल घूम रही हैं, ठीक है। लेकिन मान लो भाई आपकी शादी हो गई, तो आप किसी दूसरे घर में गई, वहाँ खाना पीना बना रही हैं और सारी चीजों को आप देख रही हैं, बच्चे देखने लग जाएंगी, ठीक है। मान लो किसी लड़के की शादी हो गई, तो उसको भैया एक किसी लड़की के साथ रहना, उसकी जरूरतें पूरा करना है और उसको जिम्मेदारी आ गई है, तब हम इसको वैक्स सामाजिकरण बोलते हैं। यानी जब आप यानी बड़े हो गए हैं, ठीक है, और जब आप शादी वादी कर लेते हैं, तब जाकर के वैक्स सामाजिक, यानी जब आपकी भूमिकाएं बदल जाती हैं, यानी आप एक पति के रूप में या आप पत्नी के रूप में या आप कोई नौकरी करने लग जाते हैं, तब हम लोग इसको बात करते हैं कि जब आपकी भूमिका बदल गई, आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल, आप व्यक्ति बदल चुके हैं। भाई शादी करने से पहले लड़की का जो सामाजिकरण हो बिल्कुल अलग है, वो एक परिवार में रह रही है, ठीक है। उसका उठना बैठना, रहना, खाना, सोना, पीना जो है ये बिल्कुल एक तरीके से है। लेकिन जब वो किसी की पत्नी बन गई है, जब उसने शादी कर लिया, किसी दूसरे घर में गई है, तो भाई वो बिल्कुल चेंज हो गया है। समझ रहे हो, वो परिवर्तन हो गया, हम लोग उसको बोलते हैं वैक्स सामाजिकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिकरण के क्या है, अलग अलग सिद्धांत हैं भाई। हर समय हमारा सामाजिकरण होता है, उसमें कह सकते हैं जब हम लोग वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, उसको भी आप वैक्स सामाजिकरण कह सकते हैं। जब आप वरिष्ठ नागरिक हो जाए, जब आप दादा दादी वादी बन जाते हो, ठीक है, मम्मी पापा तो बनने पर तो सामाजिकरण आपका हुआ, आप पिता बने, आप पत्नी बनी, आप माँ बनी, माँ की भूमिका अलग हो जाती है। फिर भी आप जब जैसे कोई लड़की माँ बनी, तब उसका एक सामाजिकरण फिर होगा, वो अपने बच्ची का कैसे पालन पोषण करती है, बच्चे का पालन पोषण कैसे करती है, ठीक है। जब आप एक वृद्धावस्था में पहुंच गए, तब भी आपका एक प्रकार से सामाजिकरण ही होता है। तो सामाजिकरण के क्या है, अलग अलग एक प्रकार है। तो प्रकार भी आपके एग्जाम में क्या हो सकता है भाई मेरे, पूछा जा सकता है।